जय हिंद एवरीवन। आज हमारा एक नया चैप्टर, एक नया दौर स्टार्ट होने वाला है क्लास 10th का। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है। अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ केमिकल रिएक्शन, तो सबसे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में सब कुछ जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या एक्चुअली में, इसके बारे में हम क्या क्या समझ सकते हैं। क्या कोई मेथड है केमिकल रिएक्शन को समझने का या जानने का? और अगर हम एक बार केमिकल रिएक्शन को देख सकते हैं तो क्या हम उसको राइट करने के लिए हमारे पास कोई चीज है? तो फिर इसी चीज से रिलेटेड आ जाता है तुम्हारा केमिकल इक्वेशन आ जाता है ये। तो सबसे पहले वे में हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। फिर दूसरे टर्म में हम लोग ये जानेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को अगर हमें राइट करना है तो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन हम लोग कैसे उसको राइट कर सकते हैं। और फिर इसमें दो कैटेगरीज आ जाती है। पहली कैटेगरी ये कि क्या हमने जो केमिकल इक्वेशन बैलेंस मतलब कि जो हमने राइट की है, क्या वो बैलेंस है कि नहीं है। अगर वो बैलेंस है तब तो ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने क्लास 9th में पढ़ रखा था तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक वो हमारी केमिकल इक्वेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि भैया एक सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि मतलब वो अनबैलेंस भी हो सकता है। हाँ, वेरी गुड। अगर वो अनबैलेंस्ड है तो हमारा मोटो ये होता है कि किसी भी तरीके से उसके जो नंबर ऑफ एटम्स है हम उनको बैलेंस करना सीखें। तो ये हमारा दूसरा हो गया, टर्म हो गया, जो कि हमें इस चैप्टर में देखना है। और एक बार अगर हमने केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया तो फिर हमारे पास आसपास जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं हम उनको कैटेगराइज्ड करते हैं। क्या करते हैं, हम उनकी कैटेगरी बनाने की कोशिश करते हैं कि यार ये कौन सी टाइप की केमिकल इक्वेशन है, ये कौन सी टाइप की केमिकल रिएक्शन है। क्या कहीं मेरे को डिकम्पोजिशन दिखाई दे रहा है, क्या मेरे को कहीं मतलब क्या कहते हैं कि कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। अच्छा भैया, अभी तक तो मैं स्कूल भी जा चुका हूँ और स्कूल में कहीं ना कहीं मेरे को एक इक्वेशन बताई गई थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये जितने भी टर्म्स हैं ये सारे टर्म्स मतलब क्या कहते हैं तुम इस चैप्टर में पढ़ोगे। अगर मान लो कि इसको अगर एक चैप्टर का अगर एक फ्लो ऑफ बताया जाए तो मैक्स टू मैक्स ये तुम्हारा 10 से 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और इसमें हम लोग बहुत ही अच्छे से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ समझेंगे। लेकिन आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो एकदम बेसिक क्लास होने वाली है। हम ये देखेंगे कि होल जितने भी केमिस्ट्री में इस बार क्लास 10 में चैप्टर है, जैसे पहला तो यही केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये हो गया। दूसरा वाला तुम्हारा एसिड बेस एंड सॉल्ट हो गया। तीसरा वाला मेटल एंड नॉन मेटल हो गया। ठीक है। और फिर चौथा वाला क्या हो गया, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हो गया। तो हम इसमें ये देखेंगे कि यार आज की बेसिक क्लास में कि कैसे ये एक दूसरे से चैप्टर रिलेट करेगा। तो फिर हम लोग को ज्यादा अंडरस्टूड हो जाएगा कि हाँ हमें पूरे केमिस्ट्री सेक्शन में जो कि हमारे क्लास 10 पे आने वाला है उसमें हमें कितनी मेहनत करनी है और कैसे मेहनत करनी है। तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया। आ गया, चलो वेरी गुड। ठीक है। तो और सबसे पहले जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। देखो, केमिकल रिएक्शन कहीं भी अगर हो रही होगी ना तो तुमको जनरली वहां एक तुमको नया सब्सटेंस देखने को मिलेगा। और वो जो नया सब्सटेंस होगा उसकी एकदम एक अलग न्यू प्रॉपर्टी होगी। जैसे मान लो कि ये इसमें तुमने देखा कि जैसे ही साइंटिस्ट ने या फिर जैसे ही टीचर ने दो रिएक्टेंट को एक साथ मिलाया। दो रिएक्टेंट कैसे, मतलब कि बीकर नंबर 1 जो छोटा सा उसके हाथ में हो रखा है ये, और एक बीकर नंबर 2। तो जब उसने इन दोनों को मिलाया तो तुमको देखने को मिला यार यहाँ तो एक फोम नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? फोम नजर आ रहा है। तो ये जो फोम है ये फोम बेसिकली क्या हो गया, ये इसका एक न्यू सब्सटेंस हो गया। और अगर तुम इस न्यू सब्सटेंस फोम की प्रॉपर्टीज में जाने की कोशिश करोगे ना तो तुम्हें ये पता चलेगा यार इसकी जो प्रॉपर्टी वो भी एकदम डिफरेंट है जो तुम्हारा बीकर में पाया जाता है और जो तुम्हारा दूसरे वाले बीकर्स में पाया जाता है, कि मतलब उनसे एकदम डिफरेंट हो गई है ना। तो हम ऐसे समझते हैं कि यार केमिकल रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें जनरली हम लोग को एक नया सब्सटेंस देखने को मिलता है और उस नए सब्सटेंस की नई प्रॉपर्टी होती है। इस केस में भी ये देखो, अभी क्या है, हमने एक बीकर लिया है और वो बीकर मतलब कलर चेंज हो गया। ये कैसे, जैसे मान लो कि हम इसको स्टर करते घुमाते रहते हैं और फिर अचानक से कलर चेंज होता है और फिर धन कलर चेंज हो जाता है ना। तो जनरली इसमें क्या किया गया होगा, इसमें दो सब्सटेंस मिलाए गए होंगे और वो दो सब्सटेंस तुम्हारे जाके मतलब क्या कहते हैं एक नया सब्सटेंस बना रहा है जो कि हमको बता रहा है कि हाँ देखो मैं नया सब्सटेंस हूं तभी तो मेरा कलर चेंज हुआ है। तो ये हमें पता चलता है कि हाँ देखो केमिकल रिएक्शन हो रही है, फिर ऐसा कुछ चीज है। तो बस इतना याद रखो कि हमने क्लास 9 में ये भी जाना था कि भैया अगर कभी भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा रोल निभाता है वो होता है आपका एटम और एटम में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि अगर तुमसे कोई पूछे
कि केमिकल रिएक्शन क्यों होती है, तो तुम बोलोगे भैया एटम्स में पाए जाने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन शेयर हो सकते हैं या फिर आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, है ना। और ट्रांसफर किस सेंस में हो सकते हैं, या तो डोनेट करके हो सकते हैं या तो आपके एक्सेप्ट करके हो सकते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से आपका जो एटम्स में है उनमें मतलब क्या कहते हैं, या तो कैट आयन बनता है या तो एन आयन बनता है या तो फिर आपका एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और वो जो बॉन्ड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं एक दूसरे से, जिसकी वजह से आपको एक रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है। कैसा रीअरेंजमेंट, कि एक जगह एटम पहले कहीं पाया जा रहा था, अब वही एटम किसी दूसरी जगह पाया जा रहा है। तो हमने क्या देखा कि केमिकल रिएक्शन में एटम का रीअरेंजमेंट हो रहा है, क्योंकि एटम में पाए जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन तुम्हारे ट्रांसफर हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं, जिनकी वजह से आपका एक नया सब्सटेंस बन रहा है। और जब वो आपका नया सब्सटेंस बनता है तो वो आपका डिफरेंट प्रॉपर्टीज लेकर एकदम से आता है। ये चीज हो गया। तो बेसिकली ऐसा जब बोला जाता है तो इसको नए वर्डिंग्स में हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि देखो केमिकल रिएक्शन जब हो रही थी तो जो आपके पुराने वाले केमिकल बॉन्ड थे वो टूटकर आपके नए बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए। क्यों, क्योंकि हो सकता था कि जो पुराने वाले केमिकल बॉन्ड थे वो थोड़े वीक थे, उनमें कोई एक ऐसा चीज था जो कि थोड़ा लेस रिएक्टिव था, उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं था। लेकिन बाद में कोई और सब्सटेंस आया वो ज्यादा रिएक्टिव था, तो उसने उसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, उसको उसने हटा दिया। तो जब हम इस तरीके की चीजें सुनते हैं, देखते हैं, या फिर जब हमें केमिकल बॉन्ड टूटते हुए हमको दिखाई देता है, कहीं भी अगर केमिकल बॉन्ड अगर ब्रेक हो रहा है और वो किसी के साथ जा रहा है, तो हमें एक चीज अंडरस्टूड हो जाती है कि यार वहां तो केमिकल एक नया केमिकल बॉन्ड बनेगा, तो हमको एक नया सब्सटेंस तो देखने को मिलने वाला ही है, चाहे जो हो जाए। ठीक है, लेकिन इतना याद रख लेना कि ऐसा कभी नहीं होने वाला कि मैं बोल रहा हूं कि एक केमिकल रीअरेंज, एक एटम रीअरेंज हो रहा है तो वो तुम्हारा नया बदल ही जा रहा है। जैसे मान लो कि मैं बोलता हूं कि यार एक MgCl2 था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड बोल देते हैं, ये चीज है। अभी अगर मान लो कि मैं बोल देता हूं कि एक है तुम्हारा पोटेशियम, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, KCl है ना, KCl है। तो अगर जनरली अगर उनमें रिएक्शन कराया जाएगा, कुछ ऐसा कराया जाएगा, तो हमें पता चलेगा कि यार मैग्नीशियम के कंपैरिजन में कैल्शियम ज्यादा तुम्हारा रिएक्टिव है, तो हो सकता है उसको डिस्प्लेस कर दे। तो वो अभी बात की बातें हैं, वो अभी वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे, है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, एटम्स एंड तुम्हारा ये एसिड बेस एंड सॉल्ट में ये कहाँ मतलब क्या कहते हैं, किसको कौन डिस्प्लेस करता है, इनके बारे में जानेंगे। नॉन मेटल एंड नॉन मेटल में भी जानेंगे, ये चीजें हो गया। तो जनरली जब तुम्हारी कोई नया सब्सटेंस बनता है तो हम लोग वो नहीं बोलते हैं कि देखो तुम्हारा उसने अपनी प्रॉपर्टी बदल ली, कि नहीं यार देखो जो मैग्नीशियम था वो अब तुम्हारा पोटेशियम बन गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैग्नीशियम जब पहले किसी के साथ था, अब वो मैग्नीशियम उसके साथ ना होकर वो किसी और के साथ हो गया। अभी देखो इसको मैं और अच्छे तरीके से बताता हूं। जैसे मान लो कि ये है CH4, CH4 को बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं उसको, दूसरे वर्ड में बोलते हैं मीथेन बोलते हैं। तो इसमें जो तुम ब्लैक कलर का सब्सटेंस देख पा रहे हो, ये क्या चीज है, ये है तुम्हारा कार्बन है। और जो तुम व्हाइट कलर के जो तुम 4 बॉल देख रहे हो, ये है तुम्हारे हाइड्रोजन हो गए। ये सब क्या हो गए तुम्हारे, ये सारे के सारे तुम्हारे हाइड्रोजन हो गए। जब मैंने इस मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, है ना, इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब मैंने इसको बर्न किया, जलाया, तब मुझे पता चला क्या, ये देखो ये जो ब्लैक वाला जो कार्बन एटम है ना, ये देखो व्हाइट में नहीं कन्वर्ट हो गया कि व्हाइट में कन्वर्ट हो गया, ये ब्लैक का ब्लैक ही है। लेकिन इसमें क्या हुआ, बेसिकली तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारे ऑक्सीजन के एटम थे वो आके अटैच हो गए। पहले कार्बन के साथ कौन अटैच थे तुम्हारे, ये सारे के सारे ये व्हाइट वाले अटैच थे, व्हाइट वाले अटैच थे। लेकिन अब कार्बन के साथ कौन अटैच है, ये तुम्हारे रेड वाले अटैच है। मतलब कि कौन अटैच हो रखे, तुम्हारे ऑक्सीजन एटम अटैच हो रखे। और जब ये ऑक्सीजन एटम अटैच हो गए तो इसका मतलब हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर किसी ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है, किसी ने हाइड्रोजन को हटाया है, तो ऑब्वियस ही बात है कि उसके पास कुछ ना कुछ ताकत रही होगी ना, वो ज्यादा उससे रिएक्टिव रहा होगा। तो हम क्या समझ सकते हैं कि यार अगर रिएक्टिविटी सीरीज बनानी है तो जनरली तुम लोग को एक मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई जाती है। लेकिन अगर मैं नॉन मेटल की पढ़ाने की कोशिश करूं तो तुम्हें हमेशा याद रख लेना है कि यार ऑक्सीजन जो होता है ना वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और हमें मालूम है इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर और ट्रांसफर जल्दी करता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो इसका मतलब है कि उससे ज्यादा रिएक्टिव हो गया। तो कभी भी रिएक्टिविटी सीरीज बनानी है तो पहले ऑक्सीजन लिखोगे, फिर उसके बाद हाइड्रोजन लिखोगे, तभी तो जाके तुमने देखा कि हाँ यार यहाँ जो तुम्हारा हाइड्रोजन था
वहां तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, हाइड्रोजन को हटा के ऑक्सीजन आ गया। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा रिएक्टिव था तुम्हारे हाइड्रोजन से, और बाद में जितने बचे तुम्हारे जो तुम्हारे हाइड्रोजन थे, और रेस्ट ऑफ तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं ऑक्सीजन के साथ जुड़ गए। ये हो गया है ना। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये केमिकल रिएक्शन एकदम बैलेंस है। जो तुम्हारे रिएक्टेंट साइड में, रिएक्टेंट मतलब कि जो तुम्हारे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ पार्टिसिपेट कौन कौन कर रहा है? एक तुम्हारा कर रहा है ये CH4 कर रहा है, जिसको हम लोग मीथेन बोल रहे हैं। एक ऑक्सीजन कर रहा है, और फिर उसके बाद तुम्हारा क्या बन रहा है? यहाँ तुम्हारा बन रहा है प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब कि रिएक्टेंट ने जो पार्टिसिपेट किया उसका रिजल्ट क्या है? तो उसका रिजल्ट क्या है? तुम्हारे यहाँ दो रिजल्ट है। पहला रिजल्ट कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और आपका इधर वाटर बन रहा है। अगर तुम यहाँ ध्यान से देखोगे तो इस CH4 बेसिकली क्या है? एलिमेंट की कंपाउंड है। तो तुम बोलोगे भैया कंपाउंड है, क्यों? क्योंकि भैया यहाँ दो आपके एलिमेंट पाए जा रहे हैं, एक आपका कार्बन पाया जा रहा है, एक आपका हाइड्रोजन पाया जा रहा है। वेरी गुड। कितना कार्बन पाया जा रहा है? आपका एक पाया जा रहा है। हाइड्रोजन कितने पाए जा रहे हैं? आपके चार पाए जा रहे हैं, और यही चीज तो यहाँ लिख रखी है। चलो ठीक, वेरी गुड। और भैया और रिएक्टेंट में एक और भी तो चीज है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितने हैं? आप अगर देखोगे तो ये O है, ये 2 है, तो ये दो ऑक्सीजन के एटम तो है ही है। देखो जनरली जब भी अगर मान लो कि O2 लिख रखा है तो ये दो ऑक्सीजन एटम है। लेकिन अगर मान लो कि इधर मैं 2 लगा देता हूं, तो यहाँ एक इनबिल्ट सा ब्रैकेट होता है जो कि हमको बताता नहीं कि यहाँ ब्रैकेट है। ब्रैकेट तब लगाया जाता है जब, जैसे मान लो कि मैं OH लिख देता हूं, और जब मुझे अगर 2 लगाना है, तब अगर मैं इधर ब्रैकेट लगाऊंगा तो मुझे समझ में आ जाता है कि हाँ एक ऑक्सीजन के लिए भी और एक तुम्हारा हाइड्रोजन के लिए भी। लेकिन जनरली अगर मान लो कि मैं 2O2 लिखता हूं तो एक ही एटम आ रहा है, तो मुझे ब्रैकेट लगाने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे मालूम है कि यहाँ तुम इस तरीके से अगर मल्टीप्लाई कराओगे तो टोटल नंबर ऑफ कितने ऑक्सीजन एटम आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि भैया अगर मैं रिएक्टेंट की बात करता हूं तो रिएक्टेंट साइड में आपके कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, और ऑक्सीजन आपके कितने हो गए? आपके ऑक्सीजन हो गए आपके 4 हो गए। चलो ठीक है भैया, अब चलो चेक करते हैं जो आपने दूसरे वाले बैटर में बताया था कि हाँ भैया केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो रही कि नहीं हो रही है। तो प्रोडक्ट में चेक करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास चेक करना है ना। लोबोसियर ने सही बोला था कि नहीं बोला था? तो हमने चेक किया कि चलो ठीक है कार्बन कितने, तो हमने कार्बन चेक किया। भैया कार्बन तो यहाँ एक पाया जा रहा है, और कार्बन यहाँ एक भी नहीं पाया जा रहा, तो मतलब कार्बन की संख्या एक। भैया कार्बन की संख्या यहाँ भी एक थी, यहाँ भी एक थी, इसका मतलब है कि भैया ये बैलेंस हो रखा है। फिर उसके बाद आ जाओ, मैं बोल देता हूँ कि भैया यहाँ ऑक्सीजन 2 पाए जा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ भैया यहाँ भी ऑक्सीजन 2 पाए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ इनबिल्ट एक तरीके से ब्रैकेट है जो कि 2 हाइड्रोजन के साथ भी जा रहा है और ये 2 ऑक्सीजन के साथ भी जा रहा है। तो इसका मतलब है कि भैया यहाँ भी ऑक्सीजन क्या हो रखे हैं? 4 हो रखे हैं। ठीक, वेरी गुड। और फिर भैया उसके बाद मेरे को बोलता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की भी संख्या 2 मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब कि हाइड्रोजन भी कितना हो गया? 4 हो गया। तो मैं भैया देख रहा हूँ कि मेरे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन मेरे 4 है, भैया हाइड्रोजन भी मेरे यहाँ 4 है, यहाँ भी हाइड्रोजन मेरे 4 है। तो मैं क्या देख रहा हूं कि मेरे नंबर ऑफ एटम जो मेरे मतलब क्या कहते हैं रिएक्टेंट साइड में थे, है ना, जितने भी नंबर ऑफ मेरे एटम्स थे जो रिएक्टेंट साइड में थे, उतने ही मेरे नंबर ऑफ एटम मेरे मतलब क्या कहते हैं प्रोडक्ट में पाए जा रहे हैं। लेकिन ये जो प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी है वो मेरे रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से एकदम डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इनमें बेसिकली क्या हुआ है, इनमें मतलब क्या कहते हैं एक तुम्हारे जो एटम है वो रीअरेंज हुए। क्या हुए? रीअरेंज हुए। ऐसा नहीं हुआ है कि तुम्हारा कार्बन तुम्हारा हाइड्रोजन बन गया, या फिर तुम्हारा ऑक्सीजन तुम्हारा कार्बन बन गया ना, ये सब नहीं हो रहा है। तो तुमने अभी एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते ये नहीं सीखा, लेकिन एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस कैसी होती है, कैसी दिखती है, उसके बारे में तुमने जरूर अंडरस्टूड कर लिया। तो ये एक जनरल एक थॉट था, और इसी चीज से रिलेटेड तुम्हारा ये और थोड़ा अच्छा सा डायग्राम है, जिसमें तुम ब्लैक कलर का देख पा रहे हो कि हाँ ये तुम्हारा कार्बन है, ये 4 तुम्हारे हाइड्रोजन है, ये तुम्हारे देखो ना, अगर जैसे मान लो कि ये देखो ऐसे लिख रखा है ना, तो तुमको दिखा रहा है कि हाँ देखो ये तुम्हारा ये 2 4 टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं? 4। रेड बॉल कितनी है? 4 है। यहाँ व्हाइट बॉल जो हाइड्रोजन है कितनी है? यहाँ 4 है। फिर उसके बाद भैया कार्बन ब्लैक बॉल कितनी है? 1 हो रखी है। तो अच्छा चलो भैया यहाँ चेक करते हैं कि फिर व्हाइट बॉल यहाँ कितनी है प्रोडक्ट साइड में? भैया व्हाइट बॉल भी यहाँ मतलब क्या कहते हैं जो वो हाइड्रोजन है वो कितने? यहाँ भी 4 हो रखे हैं। अच्छा भैया रेड बॉल कितनी हो रखी है जिसको हमने किसे डोनेट कर रखा है? आपको मान लो कि मैंने उसे डोनेट कर रखा है ओ से, तो वो कितनी? वो भी भैया आपको मतलब क्या कहते हैं, और रेड बॉल कितनी? यहाँ भी 4 हो रखी है। अच्छा भैया यहाँ फिर कार्बन कितनी बॉल हो रखी है? यहाँ भी 1 हो रखी है। तो तुम क्या देख रहे हो? नंबर ऑफ एटम एकदम इक्वल हो रखे, एकदम मतलब बैलेंस हो रखे हैं। और यही तुम्हारा ऑक्सीजन और तुम्हारा मतलब कार्बन के साथ क्यों जा रहा है, तो वो हमने क्लास 9 में भी देख रखा है, और क्लास 10 के रेस्ट ऑफ द तुम्हारे चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में
हम लोग इसको बहुत अच्छे से सोचेंगे कि हाँ यार, इसमें शेयरिंग का रूल कहाँ आ रहा है, इसमें तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा ये डोनेट करने वाला रूल कहाँ आ रहा है, तुम्हारा एक्सेप्ट करने वाला रूल कहाँ आ रहा है, ठीक है। तब हमें और अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ, एक केमिकल इक्वेशन जो हम लोग को रटा दी जाती है वो एक्चुअली में बनती कैसे है, इसमें तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज है उस रिएक्टिविटी सीरीज का आखिर रोल क्या होता है, तब तुम्हें थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस में किसी को कोई भी डाउट है? आ गया? आ गया भैया। आ गया, गुड। तो अभी देखो और अच्छे से देखो, है ना, रिएक्टेंट, है ना। तो रिएक्टेंट बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस जो आपका केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि यहाँ कौन कितने रिएक्टेंट है, तो तुम बोलोगे कि भैया देखिए यहाँ मैग्नीशियम भी रिएक्टेंट है नंबर 1, और आपका ये पूरा का पूरा मतलब कि ये जो पूरा का पूरा ना ये आपका दूसरा रिएक्टेंट है। और देखिए भैया जब इनमें एक केमिकल रिएक्शन हो रही है तो मैं क्या देखता हूं कि यार ये इसको डिस्प्लेस कर दे रहा है, उसको हटा दे रहा है। अगर हटा दे रहा है इसका मतलब क्या है भैया, ये पक्का उससे ज्यादा केमिकल रिएक्टिव होगा, मतलब कि उससे रिएक्टिविटी सीरीज में उससे ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो ऐसा भी याद कर लो, अभी जैसे मैंने बता दिया कि ऑक्सीजन ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो ये देखो एजी बेसिकली क्या होता है, एजी को क्या बोलते हैं हम लोग, एजी क्या होता है बताओ, सिल्वर होता है या गोल्ड होता है, बताओ मुझे। भैया सिल्वर होता है। सिल्वर होता है, वेरी गुड। तो इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं कि भैया मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, किससे रिएक्टिव है, तुम्हारा सिल्वर से रिएक्टिव हो रखा है। तो हमने ये चीज समझ लिया, तो हमने क्या देखा कि मैग्नीशियम आया और उसको हटा दिया तो हमारा प्रोडक्ट बन गया। और प्रोडक्ट हमारा क्या बना कि देखो एजी हमारा मतलब एकदम अलग है, तीसरा नंबर, और ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, अब ये तुम्हारा मतलब प्रोडक्ट में ऐसा मतलब कि चौथा नंबर मान लिया जाएगा ये। तो तुमने क्या देखा कि रिएक्टेंट में दो चीजें पार्टिसिपेट कर रही है, एक पहला ये पूरा का पूरा, फिर तुम्हारा जैसे पार्टिसिपेट की वैसे ही तुम्हारा प्रोडक्ट बन गया, नया सब्सटेंस बन गया। नया सब्सटेंस देखो अब तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि एमजी के साथ आ रहा है, और ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एक नया प्रोडक्ट और बना जो कि एजी एकदम से अपने आप को क्या कर लिया उसने, लिबरेट कर लिया। क्या कर लिया उसने, एकदम अपने आप से लिबरेट कर लिया। तो ये अभी तो मैं बस इसमें जनरली तुमको बताना चाह रहा था कि कहाँ कैसे रिएक्टेंट हो रहा है, कहाँ कैसे प्रोडक्ट बन रहा है ये। ठीक ऐसे सेम यहाँ भी है, जैसे अगर जैसे मान लो कि ये देखो रिएक्टेंट नंबर 1, रिएक्टेंट नंबर 2, और फिर जैसे ही इन्होंने केमिकल रिएक्शन हुई, एक कैटलिस्ट डाला हमने कैटलिस्ट, तो वैसे ही मतलब क्या कहते हैं कि फटाक से तुम्हारा नए दो प्रोडक्ट बन गया, है ना। दिखा कि नहीं दिखा कि जैसे पहले प्रोडक्ट नंबर 1 प्रोडक्ट नंबर 2, सॉरी रिएक्टेंट्स जब मैं बोलता हूँ ना, रिएक्टेंट मतलब कि जो आपके केमिकल में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। तो जैसे मान लो कि केमिकल में पार्टिसिपेट के लिए एक यही कर रहा है, तो फिर उसके बाद ये डिकम्पोज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट, कैसे, दो प्रोडक्ट में, एक तुम्हारा H2O और एक तुम्हारा ऑक्सीजन में। तो मतलब क्या है कि ये तुम्हारे प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट साइड है ना। और ये जो साइन तो जो तुम देख रहे हो ये होता है इट गिव्स का साइन होता है, इसको क्या बोलते हैं, इट गिव्स का साइन होता है। और जब मैं तुमको केमिकल इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा तब तुम लोग इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी बताओ एक जनरल सा थॉट थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मेरे को इतना बताओ, आ गया? हाँ भैया। ठीक है, आ जाओ। अब देखो थोड़ा सा चैप्टर की शुरुआत करते हैं हल्की सी, है ना। ये अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, ये एक तुम्हारा है बेसिकली मैग्नीशियम, है ना। देखने में एल्युमिनियम भी लग रहा है, ये सारी चीजें, लेकिन एल्युमिनियम जो होता है वो मैग्नीशियम के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम मैलिएबल होता है। और मैलिएबल के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया कि मैलिएबल क्या होता है, डक्टाइल क्या होता है ना। मैलिएबल मतलब वो चीज होता है कि अगर आप उसे हैमर करोगे, मतलब कि हथौड़े 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 मारोगे, तो वो आपका थिन शीट में क्या कर देगा, वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ये और ये आपके चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ाऊंगा जब मैं आपको मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ाऊंगा। तो ये जो है ये आपका बेसिकली आपका मैग्नीशियम हो रखा है। तो मैग्नीशियम को जब हम लोग हैमर्ड करते हैं तो वो बड़े आराम से मैलिएबल हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ये रिबन, ठीक है। और बाद में जब हम इसी रिबन को मतलब क्या कहते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं। यहाँ जो लिखा ना बर्न इन एयर, तो एयर में बेसिकली हम लोग किसका सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्या नाइट्रोजन का, कि हम लोग फॉस्फेट की मतलब कोई और ब्रोमीन गैस का सहारा लेने, नहीं। यहाँ बेसिकली क्या है, बर्न इन एयर का मतलब कि बर्न इन एयर विद द इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम लोग बर्न करते हैं ना तो ये ऑक्सीडाइज होने की कोशिश करता है, बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होता है, और ये एकदम व्हाइट कलर की डैजलिंग फ्लेम निकालेगा, एकदम चमकदार फ्लेम,
और वो जो चमकदार फ्लेम जो निकलेगी उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो एकदम व्हाइट कलर का निकलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कैसे बना कैसे नहीं बना, जब तुम चैप्टर नंबर 3 तक आओगे या चैप्टर नंबर 2 तक भी आ जाओगे तो भी तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जनरली ये हो गया। अभी अगर जैसे मैं तुमको उसको दिखाता हूँ, ठीक है, ये है मैग्नीशियम रिबन। ठीक, अब इसके साथ साथ अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो आपके पास कैंडल होनी चाहिए, है ना, टोंग्स होना चाहिए। टोंग्स मतलब यही जो पकड़ बोलते हैं, ये एक सैंड पेपर होना चाहिए, और ये आपके पास एक पेट्री डिश होनी चाहिए। अगर मान लो कि पेट्री डिश नहीं है तो आपका चाइना डिश भी चलेगा। अभी देखो, तुमने देखा कि ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि ये एक तुम्हारी रिबन है। ये कौन सी रिबन है? तुम्हारी मैग्नीशियम रिबन है। एक मैग्नीशियम रिबन भैया मेरे को यहाँ भी दिखाई दे रही है, लेकिन ये मेरे को ज्यादा चमकदार दिखाई दे रही है एज कंपेयर टू ये वाली। ऐसा क्यों हो रखा है? वो इसी वजह से हो रखा है कि देखो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे क्या हो रही, ये ऑक्सीडाइज हो गई। देखो ऑक्सीजन अभी जैसे मान लो कि फ्रेशली निकाली और फ्रेशली के बाद तुमने उसको एटमॉस्फेयर में रख दिया, तो देखो ऑक्सीजन कहीं भी है, अगर ऑक्सीजन के साथ अगर कभी भी हीट मिल रही है तो वो चीजों को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, मतलब बर्न। तो जब हम बोलते हैं ना यार वो तो ऑक्सीडाइज हो गया, तो इसका मतलब हम लोग क्या बर्न करने बोलने की कोशिश करते हैं, यार वो तो देखो जल गया, वो तो बर्न हो गया। तो जहां ऑक्सीजन के साथ हीट ज्यादा मिल जाएगी तो वो ऑक्सीडाइज जल्दी हो जाएगा, और जहां हीट कम मिलेगी वहां ऑक्सीडाइज कम होगा। अब हमारा जो टेम्परेचर होता है रूम टेम्परेचर, वो 22 डिग्री होता है, या फिर मान लो कि मैक्स टू मैक्स कितना होगा, 40 डिग्री, या मान लो 50 डिग्री होगा, 80 डिग्री तो होगा नहीं। तो जो तुम्हारी मैग्नीशियम रिबन है वो धीरे 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 काफी महीनों के बाद जाके तुम्हारा मतलब एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की हल्की सी तुम्हारी क्या बना लेती है, लेयर बना लेती है। अब अगर तुम्हें व्हाइट डेज़लिंग फ्लेम जल्दी से चाहिए तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इसकी एक लेयर को, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटाना पड़ेगा। तो उसी के लिए हम लोग इस सैंड पेपर का सहारा लेते हैं। तो हम लोग सैंड पेपर सहारे से क्या करेंगे, घिसेंगे। तो जैसे ही घिसेंगे तो अब मैग्नीशियम लेयर की एक नई लेयर आ गई, और जैसे इसको मतलब क्या कहते हैं फ्लेम में लेके जाएंगे, ऑक्सीजन और हीट, ऑक्सीजन हीट की मदद से तुरंत ही ऑक्सीडाइज होगा, व्हाइट कलर की देखो ये डेज़लिंग फ्लेम निकाल रहा है ना। और बाद में इसी को अगर जब हम लोग इकट्ठा करेंगे पैट्री डिश में, चाइना डिश में, तो जो व्हाइट कलर का जो हमें प्रोडक्ट मिला, ये प्रोडक्ट क्या है तुम्हारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो रखा है, जो कि बेसिकली किस नेचर का होगा तुम्हारा, बेसिक इन नेचर का होगा। किसका नेचर होगा, बेसिक नेचर। मतलब कि क्या है कि भैया अगर मान लो कि इसमें मैं लिटमस पेपर डालूंगा आपका रेड, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर ये चीज नहीं आता तो कोई बात नहीं, ये आपका एसिड बेस और सॉल्ट में आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो पहले बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस में डाउट है? आ गया? आ गया भैया। आ गया, ठीक। तो देखो ये जो अभी तक हमने जितना भी बोला ये क्या था, ये हमने बस केवल आपको डिक्टेट किया है कि देखो ऐसा ऐसा होता है। मान लो कि अगर लिखने को मैं बोलूं कि चलो यही जो पूरा परफॉर्मेंस जो हमने किया, एक्सपेरिमेंट किया, चलो इसको लिखो, तो हो सकता है कि कुछ लड़के इसको मतलब क्या कहते हैं वर्ड इक्वेशन में लिखने की कोशिश करें। ये जो तुम देख रहे हो ना कि भैया मैंने मैग्नीशियम लिया इन द फॉर्म ऑफ रिबन, उसको मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया, और जैसे ही हीट किया वो आपका बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि कैसा है, व्हाइट कलर का। अब जो थोड़ा सा ज्यादा बच्चा होशियार होगा वो क्या लिख देगा, इसी को थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं नीचे कैसे लिख देगा तुम्हारा, बेसिक। क्या लिख देगा, थोड़ा सा बेसिक, कि वो बेसिक हो रखा है। अभी तुमको बाद में पता चलेगा कि भैया जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं, कोई भी मेटल के जो भी ऑक्साइड होते हैं वो सब बेसिक नेचर के होते हैं। चाहे वो तुम्हारा सोडियम ऑक्साइड हो, चाहे वो तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्साइड हो, चाहे वो तुम्हारा पोटेशियम ऑक्साइड हो, सब के सब कैसे होते हैं, तुम्हारे बेसिक इन नेचर के होते हैं। मतलब कभी भी अगर मेटल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करोगे तो जब भी ऑक्साइड बनाएगा तो बेसिक नेचर का होता है। ये तुम लोग को मैं और अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो तुम इक्वेशन देख रहे हो इसको बोला जाता है वर्ड इक्वेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वर्ड इक्वेशन। और अभी अगर मान लो कि इसी की केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो मैग्नीशियम को किससे लिखा जाता है, क्या होता है उसका केमिकल फॉर्मूला, Mg। ये हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या होता है, O2। देखो O होता है लेकिन हमने यहाँ O2 लिखा है, क्यों? क्योंकि देखो O2 हमेशा मतलब जो ऑक्सीजन है वो तुम्हारा एक अनस्टेबल हो रखा है। केवल अगर सिंपल अगर ऑक्सीजन की बात की जाएगी कभी भी, तो वो कैसा होता है, वो तुम्हारा अनस्टेबल होता है। उसको स्टेबल होना पड़ता है, और स्टेबल होने के लिए उसको क्या चाहिए, वो भैया या तो आपका इलेक्ट्रॉन को शेयर करे या तो आपका लूज और वो सारी चीजें करे। तो अगर मान लो कि वो शेयर होता है तो सिंपल हम लोग O2 के फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन अगर मान लो कि उसने कहीं डोनेट किया है या फिर उसने मान लो कि उसने कहीं एक्सेप्ट, डोनेट ही बेसिकली करेगा, सॉरी एक्सेप्ट करेगा,
तो उसके ऊपर मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारा चार्ज होता है वो ऊपर आ जाता है टू निगेटिव का, है ना, ये चीज है। क्योंकि भैया अगर तुमको ध्यान हो, अगर मैंने तुमको अभी ऊपर दिखाया था, ये देखो क्लास 10 में, क्लास 9 में बताया था कि अगर इसके लास्ट बैलेंस शेल में देखोगे कितने इलेक्ट्रॉन है, तुम्हारे 6 इलेक्ट्रॉन है। और ये 6 इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या है, इनबैलेंस हो रखे हैं। क्योंकि मतलब क्या है, ये अपने आप को स्टेबल नहीं करेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो अगर आप निगेटिविटी को लेते हो, आप इलेक्ट्रॉन को लेते हो, तो आपके ऊपर निगेटिव का चार्ज आ जाएगा। तब उस केस में आप क्या बोलते हो कि हाँ भैया देखो 2 निगेटिव का ऊपर चार्ज आ गया। तो ये होता है आपका ऑक्साइड आयन कहलाता है। तब ये आपका क्या कहलाएगा, ऑक्साइड आयन कहला जाएगा, है ना। और ये आपका क्या है, ये आपका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। ये क्या कहला जाएगा आपका, ये आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कहलाया जाएगा। सिंपल सी साफ सीधी बात ये हो गई। तो यहाँ देखो ये किस फॉर्म में पाया जा रहा है, ये आपका एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाया जा रहा है, ठीक है। और बाद में इन्हीं में जब हमने केमिकल रिएक्शन कराई, तो केमिकल रिएक्शन में हमारा बना MgO, जो कि क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो चलो भैया रिएक्टेंट साइड में देखते हैं आपके मैग्नीशियम कितने। भैया मैग्नीशियम यहाँ 2 है टोटल। अच्छा ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट साइड में भी 2 है? हाँ भैया यहाँ भी 2 हो रखे हैं। क्योंकि अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो 2 है, ये कुछ मिला के कोई कम से कम ब्रैकेट में होगा। और 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो mg के साथ यहाँ तो 1 लिखा है, और 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब कि mg बेसिकली आपके 2 ही हो रखे हैं। वेरी गुड। तो रिएक्टेंट में फिर और कौन सा एलिमेंट है भैया, ऑक्सीजन। कितने भैया, ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट हो रखे हैं। अच्छा ठीक है, प्रोडक्ट में भैया यही 2 आपका मतलब क्या कहते हैं, जब इसके साथ आएगा तो यहाँ भी 1 हो रखा है। 1 बेसिकली लिखते नहीं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो आपकी भी ऑक्सीजन कितने होते हैं, 2 हो रखे। तो भैया यहाँ भी मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन, आपके ऑक्सीजन के एटम 2, यहाँ भी मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन के एटम 2। तो इसका मतलब क्या है कि आपके एटम्स बराबर है, रिएक्टेंट में भी प्रोडक्ट में भी, जिसकी वजह से जो आपकी केमिकल इक्वेशन है वो कैसी हो रखी है, वो आपकी एक तरीके से बैलेंस हो रखी है। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, आ गया। तो पूरी सिचुएशन यही आपको बताई गई है कि देखो इस केमिकल रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट है, एक आपका मैग्नीशियम है, एक ऑक्सीजन है। लेकिन जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना। और अगर आप इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टी को देखोगे, है ना, ये जो जल के निकला है, ये जो आप इस प्रॉपर्टीज को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये एकदम ही डिफरेंट है जो हमने मैग्नीशियम निकाला था और जो हमने ऑक्सीजन निकाला था, है ना। क्योंकि अगर मैग्नीशियम को अगर तुम घोलने की कोशिश करोगे पानी में नहीं घुलेगा, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड को घोलोगे तो घुल जाएगा। मैग्नीशियम के ऊपर तुम रगड़ो अगर, मतलब क्या कहते हैं उस चीज को, लिटमस पेपर को, रेड लिटमस पेपर को, वो ब्लू में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड जो तुम्हारा पानी में डालने के बाद जो लिक्विड बना है उसको डालोगे तो वो तुरंत हो जाएगा, है ना। तो इसकी प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से एकदम कैसी हो रखी है, एकदम डिफरेंट हो रखी है। बाद में हमें कभी भी एक्सपेरिमेंट करना है तो इस चीज को याद रख लेना कि अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड काफी दिनों से रखा हुआ है तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इटसेल्फ वो धीरे 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 करके खुद से वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो हमें मतलब क्या कहते हैं कि जलाने से पहले पहले हमें उसको रबिंग करनी पड़ती है सैंड पेपर से। जब एक बार उसकी मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हट जाती है तब हमारे पास एकदम नया नया एकदम मैग्नीशियम मिल जाता है उसके नीचे, और फिर हम उसको बड़े आराम से उसको जला के निकाल सकते हैं। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया। डाउट है? ठीक है। अब देखो ये तो क्या हमारे लैब में एक एक्सपेरिमेंट है ना, जिसमें हमने तुरंत बता दिया कि देखो भैया प्रोडक्ट एकदम अलग है रिएक्टेंट से, इसका मतलब है कि केमिकल इक्वेशन हुई है। लेकिन डे टू डे लाइफ में भी काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमें केमिकल रिएक्शन का ही पार्ट होती हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। जैसे मान लो कि दूध का खट्टा होना, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में तुमको पढ़ाया जाएगा फिजिकल और केमिकल चेंज। तो फिजिकल और केमिकल चेंज सब तो हमको बताएंगे, लेकिन यहाँ केमिकल चेंज हो रहा है केमिकल इक्वेशन में, तो वो इसी वजह से हमें पता चला कि हाँ प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट से एकदम डिफरेंट हो रखा है। जैसे मान लो कि मिल्क को अगर समर के टाइम में रख दो तो थोड़ी देर के बाद वो खट्टा हो जाता है, लेकिन अगर फिर उसी मिल्क को अगर तुम चखोगे तो पहले वाले मिल्क से एकदम डिफरेंट है, मतलब प्रोडक्ट एकदम डिफरेंट है। और अगर इसको वापस ले जाने की कोशिश करोगे कि लो चलो फिर से मिल्क बन जाओ, नहीं बनने वाला। ठीक ऐसे कर्ड भी है। कर्ड क्या है, प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है? मिल्क में पाए जाने वाले लैक्टोबैसिलस का प्रोडक्ट है ये हो गया। खाना पका दिया, पक गया, ये केमिकल एक रिएक्शन हुई है इसमें। हमारे बॉडी में जो फूड डाइजेस्ट हो रहा है वो केमिकल रिएक्शन हुई है। रेस्पिरेशन की जो आपके सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो एटीपी एनर्जी निकल रही है, वो आपका एक केमिकल इक्वेशन है। वो आपको अभी पढ़ाया जाएगा बाद में। आपके जितने ग्रेप्स हैं, ये जो आपके पक रहे हैं, या फिर आपका मान लो कि एक लीची है, वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपकी मतलब क्या कहते हैं पैदा हो रही है, ये सारी के सारी क्या है तुम्हारे, ये आपकी केमिकल एक रिएक्शन हो रही है। केमिकल
केमिकल रिएक्शन हो रही है डे टू डे लाइफ में, आपने फ्यूल को बर्न किया, तो आपका जो बर्न फ्यूल है क्या आप उसको फिर से फ्यूल बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। तो मतलब कि वो एक केमिकल रिएक्शन हुई है जिसमें प्रोडक्ट एकदम डिफरेंट हो रखा है। अब ये है फंडा, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स और मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स, ये अभी मैं तुमको बाद में बताऊंगा। ठीक है, कि यार कैंडल का बर्न होना और कैंडल का मेल्ट होना ये क्या है, क्या ये तुम्हारा केमिकल चेंज है या तुम्हारा फिजिकल चेंज है या फिर दोनों चीजें हो रखी हैं, तब हमें और अच्छे से चीजें पता चलेंगी। तो जैसे इसको देखो, ये क्या है तुम्हारा, मतलब क्या कहते हैं कि बेसिकली कर्ड बनाने की तैयारी हो रही है। एक मिल्क लिया, उसको बॉईल किया, हल्का सा देखा कि गर्म है कि नहीं, हल्का सा उंगली डाल के चेक करो, हल्का सा गुनगुना होना चाहिए। अब इसको, इसके बाद क्या डालो, इसमें छोटा सा दही का टुकड़ा डाल दो, जिसमें थोड़े बहुत लैक्टोबैसिलस डालो। या फिर अगर मान लो कि तुम्हारे पास दही का टुकड़ा नहीं है तो तुम सिंपल सा, मतलब क्या कहते हैं कि मिर्ची की डंठल जो होती है वो भी तुम डाल सकते हो, क्योंकि मिर्ची की डंठल में भी तुम्हारे लैक्टोबैसिलस, तुम्हारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये तुमने क्लास 8 में सीखा होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर आप इसको कुछ देर के लिए रख देते हो तो फिर आपको पता चलता है कि वो लैक्टोबैसिलस वाले बैक्टीरिया आपके दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज को, जो कि एक तरीके का शुगर है, उसको वो किस में कन्वर्ट कर देता है, आपका एसिड में कन्वर्ट कर देता है, एसिडिक नेचर में। तभी आपको दूध खट्टा लगता है, थोड़ी देर के बाद आपको, मतलब क्या कहते हैं कि आपको कर्ड खट्टा लगता है। तो कि आप, ये सारी रिएक्शन हुई है, ये सब क्या है, ये सब के सब तुम्हारी रिएक्शन हुई है। आप इनको फिर से, आप अगर रिएक्टेंट के चीजों से मैच करोगे तो वो नहीं है, अब ये दूध नहीं रहा, अब ये कर्ड हो गया। समझ रहे हो ना? तो प्रोडक्ट एकदम रिएक्टेंट से कैसा होगा, एकदम डिफरेंट होगा। तो जैसे ये है ना, जब ये राइप्ड हो जाएगा, एकदम पक जाएगा, तब तुम्हारा ये एकदम उससे डिफरेंट होगा। कैसा होगा, एकदम जस्ट डिफरेंट हो जाएगा। तो तुम बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया? आ गया। ठीक आ है, गया। तो अब आओ चलो क्वेश्चंस लगाते हैं। ठीक है, तो जनरली अगर जैसे मान लो कि अभी तुमने बोला कि कंबशन रिएक्शन क्या है, तो अभी अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड की अगर मैं फिर से क्वेश्चन बनाऊं तो क्या था हमारा, 2Mg प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2MgO, है ना? जनरली ये था। अब इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये क्या है कि मैंने बोला कि हाँ भैया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, हीट हो रहा है, जिसको डेल्टा साइन से डिनोट करते हैं। तो जब भी बर्न होता है तो बर्न को हम लोग क्या बोलते थे, कंबशन बोल देते हैं। ये है, तो हमने उसको बोला भैया ये कंबशन रिएक्शन हो रही है। लेकिन अगर मान लो यहाँ कंबशन रिएक्शन नहीं लिखा होता, तो यहाँ तुम देख रहे हो कि यार प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा है, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। मतलब कि जब भी कभी अगर सिंगल प्रोडक्ट बनता है तो हम लोग उस तरीके की रिएक्शन को क्या बोल देते हैं, एडिशन रिएक्शन बोल देते हैं, या तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल देते हैं। और ये तुम लोग, मतलब क्या कहते हैं कि अभी बहुत, जब तुम्हारा केमिस्ट्री ओवर होगा तब तक तुम लोग 11th-12th के लिए भी अच्छे खासे प्रिपेयर्ड हो जाओगे। अब देखो फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन के बारे में भी अच्छे से समझ लो, है ना? क्या होता है यूजुअली फर्मेंटेशन, बेसिकली क्या होता है, वो तुम्हारे ईस्ट की प्रेजेंस में होता है ना? ईस्ट क्या करता है, तुम्हारा ईस्ट बेसिकली तुम्हारे शुगर सब्सटेंस को क्या कर देता है, डिकम्पोज करता है। अगर ध्यान से देखा जाए ना, जो तुम्हारा, मतलब क्या कहते हैं कि कर्ड कैसे बनना, फर्मेंटेशन से ही बनना, बिल्कुल सही तुमने बोला, है ना? लेकिन जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि अल्कोहल कैसे बनती है, तो तुम बोलते हो भैया वो शुगर केन से बनती है। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, शुगर केन को सड़ाते हैं। सड़ाना मतलब क्या होता है, फर्मेंट करना होता है। लेकिन अगर आपको इसी फर्मेंटेशन को आपको, मतलब स्ट्रॉन्ग करना है, जल्दी जल्दी करना, जल्दी जल्दी करना है, आपको एसिड जल्दी क्रिएट करना है, क्योंकि देखो इसके साथ क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। ये तुम लोग रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में और अच्छे से पढ़ोगे, है ना? जो तुम्हारा लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर है। तो हम लोग फर्मेंटेशन के लिए, हेल्प के लिए, मतलब ईस्ट का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तभी हम लोग ईस्ट की मदद से, जब हम लोग मतलब लैक्टिक एसिड के साथ साथ अल्कोहल बनाते हैं, तो हम लोग इसको डिफरेंट तरीके की हम लोग चीजों बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, मेडिसिन में तुम्हारा काम में आ जाता है, तुम्हारा अल्कोहल इंडस्ट्रीज में काम में आ जाता है, इवन तुम्हारे एसिटिक एसिड बनाने के टाइम में भी काम में आता है। तो ये सारी चीजें तुम लोग समझोगे, ठीक है? तो जनरली जब तुम्हारा कर्ड मिल्क से बनता है तो वो तुम्हारा क्या होता है, एक फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मेरे को इतना बताओ। चलो तुम बताओ, यश। देखो डाइजेशन की जब भी बात होगी, फूड डाइजेस्ट हो रहा है तो वो तुम्हारा डिकम्पोज हो रहा है। अगर जैसे मान लो बोलते हो कि घर में खाना रखा है, एक जगह पड़ा हुआ है, तो धीरे धीरे सड़ जाता है ना, वो डिकम्पोज हो जाता है ना। ठीक ऐसे फूड भी है, अगर हमारे स्टमक में गया है तो वो डिकम्पोज होने वाला है। तो जनरली हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि यार ये कहीं ना कहीं तुम्हारी एक तरीके की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इनसे रिलेटेड जो एग्जाम से आते हैं क्वेश्चन, वो तो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन हम जनरल थॉट बता रहे हैं।
लेकिन अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि रेस्पिरेशन, जो कि तुम्हारे बेसिकली लाइफ प्रोसेस चैप्टर में जब मैं तुमको बताऊंगा कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे जिसको हम लोग एरोबिक बोलते हैं, और बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे जिसको हम लोग एनारोबिक बोलते हैं, तो जब हमारी ये कंडीशंस आती हैं तो वहां तुम्हारा एक तरीके से हम कौन सी रिएक्शन आती है, ये तो डाइजेशन और रेस्पिरेशन में थोड़ा अंतर होता है, तब हम लोग उसके बारे में थोड़ा बाद में पता करेंगे। लेकिन अभी बस तुम इतना जानो कि अगर फूड है स्टमक में गया है तो वो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूलर कंपाउंड में ब्रेक डाउन होगा। समझ में आ रहा है? एमाइलेज का काम क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजों का काम में आएगा। बाइल जूस का काम में क्या होता है, तो लाइफ प्रोसेस चैप्टर में तब तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, डाइजेशन ऑफ फूड इज जस्ट नथिंग, इट इज अ डिकम्पोजिशन ऑफ द फूड, दैट इज व्हाई वी कैन आल्सो कॉल इट एज अ, इट इज अ परफॉर्मेंस ऑफ द, इट इज अ फंक्शन ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया, गुड। आगे। ठीक है, ओवरऑल मतलब क्या कहते हैं कि तुमने अच्छे से समझ लिया कि हाँ भैया, केमिकल रिएक्शन मतलब क्या होता है ना, थोड़ा बहुत बैलेंस करना भी हल्का सा समझ गए। ये पढ़ा है नहीं, आज के इंट्रोडक्शन है ये, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है ना केमिकल रिएक्शंस की, हमारे आसपास जो हो रही थी, उनमें कुछ ऐसी चीजें होती, कैरेक्टरिस्टिक्स होती जो तुमको मतलब मिलेंगी ही मिलेगी, लगभग लगभग मतलब क्या कहते हैं, मिल ही जाती। मतलब कि इनको यूनिवर्सल तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन हम लोग इनकी हेल्प से बड़े आराम से पहचान सकते हैं कि हाँ वहां तुम्हारा रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। अब फंडा ये हो जाता है कि वो रिएक्शन फास्ट हो रही है कि स्लो हो रही है, क्योंकि जब स्लो हो रही होती है ना, तब हमारे लिए थोड़ा सा ये आइडेंटिफिकेशन करना थोड़ा सा एक डिफिकल्ट हो जाता है कि हाँ यार, केमिकल रिएक्शन हो रही है। अदरवाइज अगर फास्ट हो रही है तो ऑब्वियस ही बात है कि प्रोडक्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अपने रिएक्टेंट से एकदम डिफरेंट होगी। तो जब डिफरेंट होती है तो फिर हम लोग बता देते कि हाँ भाई, केमिकल रिएक्शन हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। लेकिन अगर स्लो है तो क्या करोगे, है ना? तो फिर भी कुछ फंडे होते हैं, हम लोग उनको देख के पहचान सकते हैं। हो सकता है कि हम लोग जिन्हें आई से देख रहे हो वो तुम्हारे हो, लेकिन हो सकता है जिसकी आईज नहीं है तो टच करके भी पहचाना जा सकता है कि टच करके कि केमिकल रिएक्शन हो रही कि नहीं हो रही। तो टच करके कैसे पता लगाएंगे कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई है? तो उसके लिए हम लोग को मतलब क्या कहते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना होता है। तो जो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो होती है, पहली यही नहीं होती, मतलब कुछ भी हो सकती है, लेकिन जनरली जो हम लोग समझते हैं केमिकल रिएक्शन करते वक्त, वो होती है तुम्हारी एवोल्यूशन ऑफ गैस। जनरली क्या होता है कि जब भी हम लोग केमिकल रिएक्शन करा रहे होते हैं तो हमको गैस प्रोड्यूस होते हुए दिखाई देती है। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो कि मैं क्या करता हूँ कि जिंक ले लेता हूँ, मेटल ले लेता हूँ, और उसमें डालता हूं मैं सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब कि मेटल में मैंने क्या डाला, एसिड डाला। तो जब भी मैं डालूंगा ना तो मेरे को मतलब क्या कहते हैं कि एक गैस प्रोड्यूस होते हुए दिखाई देगी। अब वो बात अलग है कि तुमको ये चीज हमेशा याद रख लेना है कि एसिड के साथ कभी भी अगर एसिड के साथ अगर कभी भी मेटल जाएगा तो जो गैस निकलती है वो तुम्हारी हाइड्रोजन गैस होती है। और अगर तुम्हें पता लगाना है कि वो हाइड्रोजन गैस है कि नहीं है, तुमको उसके सामने क्या लेके जाना है, मैच स्टिक लेके जाना है। मैच स्टिक का मतलब क्या है, माचिस लेके जाना है, आग लेके जाना है। जैसे ही आग लेके जाओगे पॉप साउंड नजर आएगा। कैसा साउंड नजर आएगा तुमको, पॉप साउंड, पॉप पट 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 ऐसा करके। तो जो तुम्हारा पॉप साउंड है वो पॉप साउंड तुमको बताता है कि हाँ देखो एक तरीके से हाइड्रोजन गैस है। लेकिन वो पॉप साउंड इसी वजह से आ रही, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस एक जगह एक्युमुलेट नहीं है। अदरवाइज अगर तुम हाइड्रोजन गैस कंडेंस करके एक कंटेनर में भर दो और फिर उसके आग के पास ले जाओ, धमाका होगा। हाइड्रोजन बॉम्ब नाम सुना है कि नहीं सुना? तो एकदम धमाका होगा। लेकिन यहाँ तुम्हारा धमाका जैसा नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि जो तुम्हारी हाइड्रोजन गैस है वो तुम्हारी टुकड़ों में निकल रही है। तो जब टुकड़ों में निकल रही है तो जो तुम्हारी वो होगी, उसकी जो आवाज होगी, जो पॉप साउंड की जो आवाज होगी, वो मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा सा धीरे, मतलब कि एक छोटे छोटे एक मतलब टाइम में निकलेगी ये। लेकिन ये जो गैस है ये पक्का कौन सी होगी, तुम्हारी हाइड्रोजन गैस होगी। तो ये पहचानने का तरीका है। तो अभी इतना जरूर जानो कि HCl तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा एसिड होता है, जो कि तुम्हारे नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से बताऊंगा। ये क्या होता है तुम्हारा, ये मेटल होता है। और जब भी मेटल और एसिड एक साथ आएंगे तो जो तुम्हारा बनेगा वो तुम्हारा मतलब जो भी बनेगा, जो सॉल्ट बनेगा वो अभी नहीं बताऊंगा। सॉल्ट जो बनेगा, सॉल्ट के साथ जो भी तुम्हारी गैस निकलती है वो तुम्हारी हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो भैया ठीक है, कोई बात नहीं। क्या भैया केवल हाइड्रोजन ही गैस निकलती जब भी हम लोग कोई केमिकल रिएक्शन कराते? नहीं, ऐसा नहीं है। मान लो कि मैंने इस बार ले लिया एसिड के साथ तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट, क्या ले लिया मैंने, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया। तो इस बार जो तुम्हारी गैस निकलने वाली है वो है तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो जैसे ये देखो, ये क्या तुम्हारा HCl है और तुम्हारा ये कैल्शियम कार्बोनेट हो रखा है। तो इसमें ये देखो, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। कैसे पहचानोगे, व्हाइट कलर का होता है कैल्शियम। कैसा होता है, व्हाइट होता है।
ठीक है। ये अगर तुम कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में जानोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बेसिकली किस तरीके का होगा तुम्हारा, एक तरीके से तुम्हारा बेसिक इन नेचर का होता है। ठीक है, क्योंकि कार्बोनेट कहाँ से है, कार्बोक्सिलिक एसिड से है। कैल्शियम ऑक्साइड के हाइड्रोक्साइड किससे है, तुम्हारा बेसिक से आया है। तो ये तुम पता लगाओगे, ये जैसे मैंने लिखा ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, ये तुम्हारा एक सॉल्ट है। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं कि सॉल्ट कैसा है, एसिडिक है कि बेसिक है, तब तुम आगे चल के पक्का पता लगा लग जाओगे कि भैया ये बेसिक इन नेचर का हो रखा है। क्यों? क्योंकि ये आपका CaOH के होल 12 से मिलकर बन रखा है। ये आपका ज्यादा बेसिक हो रखा है एज कम्पेयर टू जिसमें जो आपका एसिड बन रखा है ना, एसिड आपका इसमें जो आ रखा है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, जो आपका H2CO3 हो रखा है, ये आपका वीक बेस हो रखा है। और वीक बेस और आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, तो कौन जीतेगा, एसिड जीतेगा। तो इसका मतलब है कि जो सॉल्ट बना है वो किस नेचर का है आपका, वो बेसिक नेचर का हो रखा है। तो ये आपको अभी बाद में और अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन अभी इसको देखो, है ना। ये क्या है, ये तुम्हारा एक पेट्री ग्लास है, ये नॉर्मल सा कोई ग्लास हो रखा है। इसमें हमने डाला आपका मतलब क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट डाला। कैल्शियम कार्बोनेट डाला हमने, मतलब क्या कहते हैं, HCl डाला। तुम्हारी केमिकल रिएक्शन हुई जिसमें आपका बना आपका कैल्शियम क्लोराइड, फिर उसके बाद आपका H2O और CO2 गैस इवॉल्व हुई, है ना। तो ये जो आपकी केमिकल रिएक्शन ऐसे बन रही है, इनको थोड़ा देखो, जहां नहीं बननी मैं उनको बना सकता हूँ। जैसे इसको क्या हो सब होने का, तुम्हारा प्रोडक्ट में बनेगा ZnCl2 प्लस H2O। तो ये कैसे बनी कैसे नहीं बनी ये बाद में देखेंगे, लेकिन अगर धीरे धीरे इसको भी सीख लोगे ना कि हाँ भैया ने बताया था कि हाँ अगर HCl के साथ अगर कभी भी मेटल जिंक आता है तो वो आपका ZnCl2 जिंक क्लोराइड और आपका मतलब क्या कहते हैं H2 गैस निकालेगा। और H2 गैस निकलेगा, अगर हमको सिंबल से दिखाना है तो हम कैसे दिखा सकते हैं, ऐसे उड़ाते हुए, क्या देखो ऊपर की ओर जा रहा है। डेल्टा का साइन आपका हीट का साइन है। और विश्वास मानो अब तक में मैंने मतलब क्या कहते हैं आधा चैप्टर तुमको ऐसे ही पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखो ये हमने देखा है ना कि कैसे एसिड, और अगर मान लो कि तुम्हारा मेटल के साथ जाएगा तो हमेशा तुम्हारी कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। Zn HCl के साथ जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकली, हाइड्रोजन गैस तुम्हारी इवॉल्व हो रही है। ठीक है, ठीक ऐसे जैसे ये देखो तुम्हारा एक दूसरी गैस CO2 वाला एग्जांपल, जैसे हमने ऊपर देखा था CO2 गैस का, यहाँ तो हमने कैल्शियम कार्बोनेट को HCl के साथ मिलाया था। लेकिन मान लो कि तुमने बोला कि भैया इस बार काम करो, केवल एक ही रिएक्टेंट रखो, एक ही रिएक्टेंट से भला गैस निकालो। तो हमने क्या किया, इस बार हमने लिया तुम्हारा कैल्शियम क्लोराइड। ये क्या है तुम्हारा, सॉरी हाँ कैल्शियम क्या रखा है, ये तुम्हारा रखा है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इस कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने हीट किया, अगर तुम्हें याद होगा तो मैंने तुमको चैप्टर में पढ़ा रखा है। ये तुम्हारा जो थर्ड चैप्टर था ना, इस थर्ड वाले चैप्टर में तुमको मैंने पढ़ाया है, जो कि क्या है तुम्हारा लॉ ऑफ, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो हम लोग इसमें निकालते थे कि हाँ देखो ये अगर तुम्हारा 100 ग्राम है तो इसमें भी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो भी तुम्हारी 100 ग्राम होगी। तो देखो क्लास 9 की केमिकल इक्वेशन आ गई, क्या है तुम्हारी CaCO3। और हमने जब इसको हीट किया तो तुम्हारी दो प्रोडक्ट बना, एक प्रोडक्ट क्या बना, CaO बना, और तुम्हारा क्या बना, CO2 बना। तो भैया जैसे मतलब क्या कहते हैं कि प्रोडक्ट में जब कभी भी एक प्रोडक्ट बनता था तो हम लोग उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल देते थे, या फिर हम लोग उसको एडिशन रिएक्शन बोल देते थे। क्या मतलब भैया अगर यहाँ रिएक्टेंट अगर एक है तो क्या मैं उसको वो बोल सकता हूँ, मतलब क्या कहते हैं कि इसको कॉम्बिनेशन और एडिशन बोल सकता हूँ? नहीं, इसको क्या बोलोगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलोगे। कि देखो भैया ये तुम्हारी डिकम्पोज हो गई, क्या हो गई, ये आपकी डिकम्पोज हो गई है ना। एक आपका रिएक्टेंट था और आपका वो दो टुकड़ों में क्या हो गया, वो आपका टूट गया। तो आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन थी, जो कि ये वाली केमिकल इक्वेशन है, ये वाली वीडियो है। अगर तुम इसको याद कर पा रहे हो तो तुम्हें सब समझ में आ रहा होगा। तो पहले मेरे को बताओ एवोल्यूशन ऑफ गैस में एक ये वाला एग्जांपल याद आया कि नहीं याद आया? ठीक है, तो ये देखो ये केमिकल रिएक्शन है ना। अभी अगर देखो हीट किया कैल्शियम कार्बोनेट को, तुम्हारा ये जस्ट इसमें देखो जो भाई हवा है, तभी तो तुम्हारा ये बलून तुम्हारा फूल रहा है। और हमें कैसे मालूम तुम्हारा ये बलून में तुम्हारी CO2 ही गैस है? कुछ नहीं करना है, कहीं भी अगर कैंडल हो ना उसके सामने CO2 को लेके जाना, CO2 गैस को। CO2 गैस क्या करता है, ऑक्सीजन को हटा देता है वहां से। और मुझे मालूम है कि कोई भी चीज क्यों जलती है, ऑक्सीजन की वजह से जलती है। तो अगर ऑक्सीजन हट गई तो वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, CO2 गैस होगी। लेकिन भैया इसका मतलब है कि अगर मैं नाइट्रोजन गैस ले आऊं, ब्रोमीन गैस ले आऊं, या फिर कोई भी एक इनर्ट गैस ले आता हूं, चलो हीलियम गैस ले आता हूं, तो यार फिर तो मतलब क्या कहते हैं, फिर भी वो ऑक्सीजन को हटा देगा। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीजन है कि नहीं है? तो इसके लिए एक फंडा आता है तुम्हारा लाइम वाटर टेस्ट, है ना। कि यार लाइम वाटर में क्या करते हैं, लाओ चेक करते हैं कि ये तुम्हारा CO2 है कि नहीं है। लाइम वाटर में अगर कभी भी तुम CO2 को मिलाओगे
तो वो जो लाइम वाटर होता है वो तुम्हारा मिल्की हो जाता है, मतलब कि दूध जैसा हो जाता है। तो ये कैसे होता है कैसे नहीं होता, ये चैप्टर नंबर 2 में भी बताऊंगा और चैप्टर नंबर 3 में भी बताऊंगा, और इस वाले चैप्टर में भी आगे चल के तुमको मैं अच्छे से बताऊंगा कि कैसे किसी गैस को अगर समझना है कि वो गैस है तो वो कैसी है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक, और एक चीज हमेशा याद रखना कि जैसे अभी हमने पहले क्या किया था, तुम्हारा एक कैल्शियम कार्बोनेट था जिसको हम लोग बोलते थे COCO3, उसमें हमने बनाया था HCl मिलाया था, और जब हमने इसमें HCl मिलाया था तब हमारा जाके बन गया था तुम्हारा CaCl2 जिसको हम लोग बोलते थे कैल्शियम क्लोराइड, वाटर बना था और तुम्हारा बना था CO2 गैस, है ना, ये बन गई थी। तो हमेशा याद रख लेना, कभी भी कार्बोनेट अगर एसिड के साथ जाएगा तो वो हमेशा CO2 गैस निकालेगा। तो जैसे यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट था, ठीक वैसे अगर जैसे मान लो कि मैं Na2CO3 बोल देता हूं तो Na का मतलब क्या होता है, सोडियम। तो ये बेसिकली क्या है, इसको मैं बोल दूंगा सोडियम कार्बोनेट बोल दूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि भैया अगर मान लो कि मैं सोडियम कार्बोनेट को अगर मैं HCl के साथ या फिर मान लीजिए कि भैया नाइट्रिक एसिड के साथ, है ना, जिसको HNO3 बोलते हैं, या फिर मान लीजिए कि भैया मैं बोल देता हूं कि आपका मतलब कि कोई और एसिड जिसको मैं H2SO4 बोल दूं, मतलब कि भैया अगर मैं किसी भी एसिड के साथ डालूंगा तो क्या मेरे को CO2 गैस मिलेगी? हाँ, हर केस में मेरे को यहाँ क्या मिलने वाली है, CO2 गैस मिलने वाली। इस चीज को हमेशा याद रखना। तो ये देखो, ये क्या है, Na2CO3, है ना, व्हाइट कलर का सब्सटेंस होगा जो कि तुम्हारा, या फिर तुम्हारा यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट है, सॉरी, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि तुम्हारा कैसा व्हाइट कलर का हो रखा है। देखो दोनों का वजन क्या कितना है, लगभग 68.54, है ना, मतलब कि लगभग 68 ही मानो कि कितना है, 68 ग्राम हो रखा है। और जैसे ही इसमें हमने HCl डाला तो देखो गैस निकली। गैस कौन सी निकली? CO2 गैस निकली। हमें कैसे पता? देखो 68 अभी भी आ रहा है ना, तो 68 आया, पहले भी 68 था, अभी भी 68 है, मतलब कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एकदम बराबर है, कोई भी चीज अलग अलग नहीं हो रखी। लेकिन भैया CO2 गैस निकली, आप इसको प्रूफ कैसे करेंगे? कुछ नहीं यार, इसको उठाया, उठा के अपने डाला लाइम वाटर में, अगर वो आपका मतलब मिल्क में कन्वर्ट हो गया तो CO2 ही है। या फिर अगर मान लो कि आपने कैंडल के पास लेकर गए और वो कैंडल बुझ गई तो वो CO2 है। कैंडल के पास ले जाना और बुझ जाना, वो CO2 है या नहीं वो डेफिनेट नहीं बताता। लेकिन लाइम वाटर को जब हमने मिल्की किया जिस गैस की वजह से, अगर वो मिल्की हो गया तो वो 100% तुम्हारा CO2 ही होगा। ये चीज है। तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। आ गया। अब देखो एक और फंडा आता है ना, ये ईस्ट वाला। देखो मैं पता है जानबूझ के फर्मेंटेशन में क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि रेस्पिरेशन चैप्टर में तुमको मदद करेगा ये चीज कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, है ना, एनारोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम में क्या होता है। जैसे इसको देखो, ये क्या है, ईस्ट है। ईस्ट बेसिकली क्या होता है, एक तरीके का तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि फंगस होता है, मतलब कि फंगस होता है, ठीक है। अब वो फंगस क्या करता है, बेसिकली तुमको उसको एनर्जी चाहिए, क्योंकि वो भी एक तरीके की क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अगर मैं मान लो कि मैं फंगस की बात करता हूँ, क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जिंदा तो रहना ही रहना है, तो वो क्या करेगा, फूड लेगा। अब मैंने उसको क्या फूड दे दिया, मैंने फूड दे दिया उसको ग्लूकोज दे दिया, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 है। तो अब इस फूड को क्या करेगा, वो रेस्पिरेट करेगा, मतलब कि उस फूड को डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा, है ना, रेस्पिरेट करेगा, अपने सेल्स में ये करेगा। तो जब वो करता है तो बेसिकली वो पूरी तरीके से नहीं कर पाता, क्यों? क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन की प्रेजेंस उतनी नहीं होती है। तो जब वो करेगा तो उसके साथ साथ वो अल्कोहल बनाएगा और CO2 गैस बना देगा। तभी तुमने देखा होगा कि जिसमें मतलब क्या कहते हैं कि ज्यादा तुमने वो डाला था, मतलब ईस्ट तुमने ज्यादा डाला था, शुगर उसको ज्यादा दिया था, तो वो ज्यादा रेस्पिरेशन कर पाया था, ज्यादा डाइजेशन कर पाया था, तो ज्यादा CO2 निकाल पाया था। एक बार फिर से वीडियो देखो, देखो अच्छे से तुम समझ पाओगे कि मैं तुम्हें क्या अंडरस्टूड कराना चाह रहा हूँ। हाँ देखो, अभी जैसे तुमको दिखाते, पहला बीकर, दूसरा बीकर, तीसरा बीकर, ठीक है। तो पहले बीकर के जनरल केस में क्या डालेंगे, केवल एक ही तुम्हारा टीस्पून डाल देंगे, ईस्ट डाला। दूसरे वाले कंडीशन में 2 डाला, है ना। अब नहीं, या 2 नहीं, चलो सब में बराबर डाला, लेकिन शुगर तीसरे में ज्यादा, दूसरे में थोड़ी कम, पहले वाले में तो डाला नहीं। और याद रख लेना कि यीस्ट को एक्टिवेट करना है तो गर्म पानी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि मॉइस्ट और गर्म पानी में ही होता है। तो देखो खाना सबसे ज्यादा किसको मिला, इसको मिला। खाना सबसे ज्यादा मिला तो CO2 भी ज्यादा यही निकालेगा। तो देखो CO2 सबसे ज्यादा यही निकाला, और अल्कोहल भी सबसे ज्यादा क्या निकालेगा, यही चीज निकालेगा। तो ये सब तुम्हारे केमिकल रिएक्शन हो रही है जिनमें तुम्हारी गैसेस प्रोड्यूस हो रही है। कहीं तुम्हारी CO2 गैस प्रोड्यूस हो रही है, कहीं तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है ना। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं, पढ़ाई जाती हैं, जो तुम्हारे केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस होती हैं। लेकिन जनरल थॉट पे क्लास 10 के हिसाब से कहाँ CO2 हो रही, कहाँ H2 हो रही है,
उसके बारे में ज्यादा पढ़ाया जाता है। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया। आ गया। और एक बार अगर मान लो कि आपका ये CO2 अगर हो गए तो आप इसको ट्रैप कर सकते हो, है ना, कार्बोनेटेड वाटर, है ना, ये सारी चीजें बना सकते हो। पिज्जा, ये डो, ये सब कैसे बनता है ना, ये देखो पानी गर्म किया, चीनी मिलाया, ईस्ट मिलाया, मतलब कि ईस्ट अब क्या करेगा, तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा। तब तक हमने क्या किया, मैदे लिए, मैदे को अपना आराम से उसको उसका डो तैयार कर लिया, देखा ईस्ट, ये देखो, है ना, ईस्ट बना, ईस्ट के साथ इसको मिला लिया, तो अब ईस्ट को क्या मिला, खाना मिला, वहां से तो मिला ही मिला, यहाँ से भी मिल गया। अब वो CO2 निकालने की कोशिश करेगा, CO2 निकालेगा तो CO2 क्या हो जाएगी, इसी खाने के अंदर ट्रैप्ड हो जाएगी। अब जब तुम इसको मतलब क्या कहते हैं बेक कर दोगे, तो बेक करने के बाद जब भी तुम मतलब क्या कहते हैं, देखना कभी भी ब्रेड निकालना, तो ब्रेड में जो तुमको छेद छेद दिखाई देते ना, वो तुमको वही बताता है कि देखो वहां तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस थी, वहां कार्बन डाइऑक्साइड था, है ना, जो उस जगह कार्बन डाइऑक्साइड थी, इसी वजह से वहां वो स्पेस निकला हमें। तो अब बताओ मुझे इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कि कैसे तुम्हारा ईस्ट विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन हमें प्रोडक्ट बनाता है, जो कि ईस्ट बेसिकली एक तरीके का फंगस होता है, लेकिन फिर भी हमें मतलब एक हेल्प करता है हमारे डे टू डे लाइफ में। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया? आ गया? आ गया। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल दे दिए कि हाँ गैस की मदद से आप पता लगा सकते हो कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुई है। अब एक और मेथड होता है जिसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन मेथड। क्या प्रेसिपिटेशन? मान लो कि अगर कभी भी रिएक्शन हो रही है, तो अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो हम समझ जाते हैं कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुई। तो भैया प्रेसिपिटेट क्या होता है? तो देखो प्रेसिपिटेट कुछ नहीं होता, एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है, मतलब कि सॉलिड होता है जो कि एक तरीके का इनसोल्यूबल होता है, मतलब कि मिल नहीं सकता, घुल नहीं सकता, ये प्रोडक्ट बनाए, अब वो किसी और के साथ नहीं घुल सकता। तो अगर घुल नहीं सकता तो भैया मैं उसको बड़े आराम से सेपरेट भी कर सकता हूँ, निकाल भी सकता हूँ। किसकी मदद से? बहुत सारे फिजिकल प्रोसेस होते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। अगर तुम्हें याद हो कि भैया कुछ नहीं, हमने क्या किया, एक बीकर लिया था, बीकर में मतलब क्या कहते हैं मिट्टी डाली, पानी डाला, और फिर उसके बाद मतलब क्या कहते हैं कि हमने एक और दूसरा बीकर लिया, और उस बीकर में मतलब क्या कहते हैं कि हमारे पास एक पेपर था, है ना, जो कि मतलब क्या कहते हैं कि फिल्ट्रेशन पेपर था, उसको हमने मतलब क्या कहते हैं कि इसमें ऐसे डाला, और फिर उसके बाद ऊपर से पानी डाला, तो पानी पानी निकल गया, मिट्टी मिट्टी बच गई। तो जो मिट्टी मिट्टी बची हुई क्या थी, वो एक तरीके का प्रेसिपिटेट था जो कि आपका सॉल्यूबल नहीं हो सकता था। ये है, तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो लेकिन ये है ना, ये इसमें केमिकल रिएक्शन नहीं बना पाओगे, क्यों? क्योंकि वाटर वाटर के साथ मिट्टी, मिट्टी डाला, तो प्रेसिपिटेट तो अलग अलग पहले से ही थे, केमिकल रिएक्शन नहीं हुई। तो एक केमिकल इक्वेशन रिएक्शन करते हैं जिसमें प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, तो उसमें सबसे जो बेस्ट एग्जांपल दिया जाता है वो होता है तुम्हारा पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट का। तो याद रख लेना, पोटेशियम आयोडाइड एक तरीके से कैसा होता है, कलरलेस होता है। लेड नाइट्रेट ये भी कैसा होता है, एकदम कलरलेस होता है। और जब ये एक दूसरे के पास जाते हैं, मिलते हैं, तो तुरंत ये येलो कलर का कुछ चीज बनाते हैं, और वो जो येलो कलर का जो चीज बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लेड आयोडाइड बोलते हैं। और ये जो लेड आयोडाइड होता है ये एक तरीके का प्रेसिपिटेट होता है, मतलब कि सॉलिड प्रोडक्ट होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये चीज है। तो अभी देखो जैसे ये ना, ये तुम्हारा हल्का सा कलरलेस हो रखा है, इसके साथ जो तुम्हारा आएगा वो भी हल्का सा मतलब क्या कहते हैं, येलोविश होता है, लेकिन कलरलेस बोल सकते हो उसको, ये ट्रांसपेरेंट जैसा। अब इसके बाद अगर जैसे मान लो कि इसमें लेड नाइट्रेट डालेंगे तो देखो तुरंत इसने येलो कलर का बना दिया। तो ये जो अभी मैंने तुमसे बोला, ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि ये तुम्हारा एक जनरल थॉट है जिसमें हमने पता लगाया, है ना। तो तुम इसको ऐसे, मैं बोलूं चलो वर्ड इक्वेशन बनाओ, तो तुम ऐसा वर्ड इक्वेशन बनाना सीखना। क्या बोलोगे कि भैया पोटेशियम आयोडाइड, कैसा बोला, पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट, और फिर उसके बाद तुमने क्या बोला कि भैया इट गिव्स, आप बोलोगे येलो कलर का आपका जो प्रेसिपिटेट बना लेड आयोडाइड, कैसा बोल दिया आपने, लेड आयोडाइड। और यहाँ आप ऐसे लिखोगे कि ये कैसा है, ये आपका येलो प्रेसिपिटेट है। अभी मैं तुमको बाद में बताऊंगा कि लेड पोटेशियम आयोडाइड को KI बोलते हैं, इसको PbNO3 बोलते हैं। फिर इसके बाद जो रिएक्शन बनेगी वो तुम्हारी अलग होती है ना। तो ये धीरे धीरे रिएक्शन जो लिखना है होगा वो तुम्हारे कल वाले चैप्टर में तुमको अच्छे से समझ में आएगा, या फिर मतलब क्या कहते हैं जब भी तुम्हारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये एक रिएक्शन होगी जिसमें प्रेसिपिटेट बन रहा है। ठीक ऐसे तुम्हारी एक और रिएक्शन होती है जिसमें हम लोग बैरियम सल्फेट को बनाते हैं। ठीक है, ये तो सबसे पहले तुमने क्लास 9th में भी इस रिएक्शन को देखा था। ये बेसिकली क्या है, बैरियम फ्लोराइड, जिसको हमने बोला BaCl2 बोला। अब इसके ऊपर हम क्या डालेंगे, तुम्हारा Na2SO4, जो कि तुम्हारा क्या है, सोडियम सल्फेट है। अभी अगर जैसे मान लो कि मैं फिर से लिख देता हूं, मैंने बोल दिया कि ये देखो ये एक रिएक्शन है जो नीचे रिएक्शन लिख रखी है, वेरी गुड, ठीक है, लिख कर आ गया।
तो अगर तुम ध्यान से देखोगे ये क्या है, बैरियम क्लोराइड है ना। ये क्या है, ये है बैरियम क्लोराइड है, ये है आपका सोडियम सल्फेट है। कैसे समझ में आ रहा है भैया, Ba क्या होता है, Ba आपका होता है बैरियम, और आपका Cl2 क्या होता है, ये होता है आपका क्लोराइड होता है। और जब आपने दोनों को बोलो तो आपने क्या बोल दिया कि बैरियम क्लोराइड हो गया। भैया Na होता है आपका सोडियम, और SO4 होता है आपका सल्फेट, तो ये क्या आपका हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया। तो अभी अगर मैं तुमको सच में बात बताऊं, तो देखो इनमें अगर तुम ध्यान से देखोगे तो देखो SO4 के साथ कौन आ रहा है, Ba आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि सोडियम को Ba एक तरीके से क्या कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है। या फिर ये तुम इसको भी बोल सकते हो कि भैया Na ने आपके मतलब Cl के साथ जाने की वजह से बैरियम को आपका डिस्प्लेस कर दिया। मतलब कि एक बार Ba बोलता है कि नहीं मैं SO4 के साथ जाऊंगा, और एक बार Na बोलता है कि नहीं क्लोरीन के साथ मैं जाऊंगा। मतलब कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। और ऐसे कितनी बार हो रहा है डिस्प्लेस, 2 बार हो रहा है। तो इस तरीके की जो रिएक्शन होती है उसको हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। और यही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब मैं तुमको टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पढ़ाऊंगा तब तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। और अगर तुम ये ध्यान से सिंबल देखोगे ना, नीचे साइड का, अगर ऊपर साइड होता तो हम लोग बोलते हैं गैस निकल रही है, अगर नीचे साइड का अगर सिंबल लगाते हैं तो हम बोलते हैं कि यार देखो यहाँ प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो ये क्या हो गया, बैरियम हो गया, और SO4 से क्या हो गया, सल्फेट हो गया, बैरियम सल्फेट। और ये NaCl क्या हो गया, ये NaCl आपका आपका मतलब क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड हो गया, जो कि पानी के टाइम में घुला हुआ है, मतलब कि एकदम घुला हुआ है, मिक्स्ड हो रखा है, होमोजीनियसली कैसा हो रखा है आपका, मिक्स हो रखा है। तो ये हमारा एक मेथड था। दूसरा मेथड था जिससे हमने ये पता लगाया कि हाँ यार प्रेसिपिटेशन के थ्रू भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि हाँ यार केमिकल मतलब कि केमिकल रिएक्शन हुई है। पहला गैस के थ्रू पता लगा सकते हैं, दूसरा प्रेसिपिटेशन के थ्रू भी हम लोग पता लगा सकते हैं। ये तो पहले बताओ मेरे को, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया, ठीक, वेरी गुड। अब देखो, अब ऐसा नहीं है, देखो जैसे मान लो कि मैं तीसरे मेथड में आता हूँ। तीसरा मेथड बोल रहा है कि भैया अगर केमिकल इक्वेशन हुई है तो हो सकता है उसमें कलर भी चेंज हो। जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि तुम्हारे पास पोटेशियम परमैग्नेट है। पोटेशियम परमैग्नेट जानते हो ना, वही जो मतलब क्या कहते हैं कि मैटर इन अवर सराउंडिंग में मैंने बताया था कि जैसे पानी में डालो वो तुरंत डिफ्यूज हो जाता था, पूरे पानी को एकदम पिंक पिंक कर देता था। बाद में जब बीकर से बीकर निकालते रहो तो भी पानी पिंक हो रखा, तो क्या होता था, पोटेशियम परमैग्नेट है। ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है, बहुत ज्यादा अल्कलाइन नहीं होता। अल्कलाइन मतलब बेसिक होता है, ठीक है, मतलब कि बहुत ज्यादा बेसिक इन नेचर का नहीं होता, लेकिन स्लाइटली अल्कलाइन होता है। अब अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि यार ये अल्कलाइन है, मतलब कि बेसिक हो रखा है ना, और अगर मान लो कि मैं इस पे एसिड डालता हूँ, मतलब कि सिट्रिक एसिड डालता हूँ, तो क्या होने की कोशिश करेगा, न्यूट्रल होने की कोशिश करेगा, है ना। और न्यूट्रल कैसा होता है, ज्यादातर तुम्हारा व्हाइट कलर का होता है ना। तो जब क्या होगा कि तुम्हारा सिट्रिक एसिड को, जो कि एसिडिक इन नेचर का हो रखा है, जब मैं इसको मतलब पोटेशियम परमैग्नेट में डालूंगा तो मैं देखूंगा यार ये जो पर्पल कलर है ना, ये तो एकदम कलरलेस हो जा रहा है। ये देखो एकदम हार्ड है, एकदम पोटेशियम परमैग्नेट एकदम मतलब कि एकदम स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो मतलब कि तुरंत ऑक्सीडाइज कर देता है। अगर जैसा मान लो कहीं ऑक्सीजन नहीं है ना, और उसके साथ अगर इसको एज अ कैटलिस्ट यूज कर लेते हो तो ये तुरंत ऑक्सीजन उसको दे देता है। समझ रहे हो ना। अगर मान लो कि मैं किसी को बोलता हूँ यार वो एजेंट है, एजेंट का मतलब क्या है, वो चीज वो हमें प्रोवाइड करा रहा है। तो अगर मैं किसी को बोल देता हूँ यार वो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब कि वो मुझे ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है ना। तो अगर जैसे मान लो कि कहीं ऑक्सीजन नहीं है, मुझे एकदम नेसेंट ऑक्सीजन चाहिए। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, एकदम नई नवेली ऑक्सीजन चाहिए। तो उसमें हम लोग एज अ पोटेशियम परमैग्नेट को हम लोग क्या करते हैं कि एज अ मतलब क्या कहते हैं कि एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल कर लेते हैं काफी बार, है ना। तो ये चीज है, देखो इसमें हमने सिट्रिक एसिड डाला, तो जैसे ही सिट्रिक एसिड डालेंगे तो ये कलरलेस हो गया। तो हमने क्या देखा यार, कलरलेस हो गया, है ना, ये चीज है। ठीक, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एक तरीके से कलर चेंज होने की वजह से तुम्हारा ये हमने बता दिया कि केमिकल रिएक्शन हो रही है ये। तो अभी अगर तुम बोलोगे भैया पीछे भी तो कलर चेंज हो रहा था, तो वहां आपने ये वाला एग्जांपल क्यों नहीं बताया। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे यहाँ, तो यहाँ और वहां में केवल एक चीज का डिफरेंट ये आ रहा है कि यहाँ प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है ना, यहाँ प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है। तो हो सकता है कि काफी बार ऐसी केमिकल इक्वेशन हो या केमिकल रिएक्शन हो रही हो जहां आपका प्रेसिपिटेट भी बन रहा हो, कलर चेंज भी हो रहा हो, या फिर जहां कलर चेंज हो रहा हो तो वहां प्रेसिपिटेशन नहीं बन रहा हो। तो आपके दोनों फंडे हो सकते हैं। ठीक, ऐसे आपकी एक और केमिकल रिएक्शन दिखाता हूं जो कि हो रखी है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड और आपके साथ साथ मतलब क्या कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ हो रखी है। पोटेशियम डाइक्रोमेट भी आपका एक तरीके का कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है।
जब आप पोटेशियम डाइक्रोमेट में सल्फर डाइऑक्साइड को या फिर मान लो कि H2SO4 को मिलाने की कोशिश करते हो, तो पहले तो वो ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे कलर का किसका हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। तो अभी देख रहे हो ये क्या है, पोटेशियम डाई, ये तुम्हारा ना, इसको देखो ध्यान से, अभी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना। अभी इसी में अगर जैसे मान लो कि सल्फर डाइऑक्साइड या H2SO4 अगर डालते हैं तो देखना क्या होगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये आपका देखो डार्क कलर का दिख रहा है, ऑरेंज में पहले ऑरेंज था, डार्क कलर का दिख रहा है, अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि भैया मेरे को दो चीजें याद करनी है। अगर मान लो कि मेरे पास क्वेश्चन ऐसे आया कि मेरे को एग्जाम्पलीफाई करो आंसर के साथ कि हाँ केमिकल इक्वेशन में आपका कलर चेंज होता है, तो आप बताओगे, एग्जाम्पल के साथ बताओगे कि हाँ भैया पोटेशियम डाइक्रोमेट आपका ऑरेंज कलर का होता है, और फिर जब हम लोग उसमें मतलब क्या कहते हैं कि आप रिएक्टेंट ऐड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर कुछ भी, तो फिर वो आपका कन्वर्ट किस में हो जाता है, आपका ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो देख लो कलर चेंज हुआ, पहले वाले में भी कैसा हुआ, कलर चेंज हुआ भैया, पहले पर्पल था, अब पर्पल के बाद आपका वो कैसा हो गया, आपका कलरलेस हो गया, है ना। ये प्रेसिपिटेट बन रहा है नहीं बन रहा वो बात की बात है। तो आप केमिकल इक्वेशन में ये भी यूज कर सकते हो कि प्रेसिपिटेट वाला भी यूज कर सकते हो। जैसे ये बैरियम, ये आपका मतलब क्या कहते हैं कि ये, अरे आप इसमें क्या बोलोगे कि भैया आपका जो बैरियम क्लोराइड था वो आपका कलरलेस था, लेकिन जब आपने उसमें मतलब क्या कहते हैं कि ये एक चीज डाला, है ना, आपने मतलब क्या कहते हैं कि अगर आप फिर से इसको ध्यान से देखो, ठीक है, केमिकल इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये हाँ, अगर जैसे मान लो कि मैं एक सेकंड को, ठीक है, पहले देखो, पहले कैसा था, कलरलेस था, है ना, दोनों के दोनों कैसे हो रखे, बैरियम क्लोराइड एकदम कलरलेस हो रखे हैं। और जैसे ही हमने इसके ऊपर मतलब क्या कहते हैं दूसरा रिएक्टेंट Na2SO4 सोडियम सल्फेट डाला, वो भी कैसा हो रखा है, कलरलेस हो रखा है। तो हमने देखा कि ये व्हाइट कलर का हो गया। तो यहाँ भी तो आपका क्या हो रहा है, चेंज ऑफ कलर आ रहा है ना। लेकिन यहाँ आपका अगर जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बोलेगा कि मेरे को एक मतलब एग्जांपल के साथ बताओ कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, उस केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज हो रहा है, उसमें साथ साथ में तुम्हारा प्रेसिपिटेट भी बन रहा है, तब आप इस तरीके से एग्जांपल दोगे। तो आपको माइंड खोल के रखना है ना, यार कैसी केमिकल रिएक्शन कैसी हो रही है, तो वो अंडरस्टूड हो जाता है। तो पहले मेरे को बताओ ये तीसरा मेथड, जिसमें हमने पहले में तो जान लिया कि भाई गैसेस निकलेंगी, दूसरा वाला हमने समझ लिया कि भाई आपका प्रेसिपिटेशन होगा, तीसरा वाला हमने समझ लिया कि भाई हाँ आपका कलर चेंज होने वाला है। तो ये तीन मेथड हमने जो इतना बढ़िया बढ़िया तरीके से बताए, ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मेरे को इतना बताओ। हाँ आ भैया। गया। आ गया, इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। नहीं, ठीक है। अब आ जाओ, दो बचते हैं, ठीक है। अब ये जो लास्ट के दो है ना, ये सबसे ज्यादा मेन है, ठीक है, इतना जान, लास्ट के दो तो सबसे ज्यादा मेन, लास्ट दो नहीं लेकिन ये वाला ज्यादा मेन है। ये क्या है तुम्हारा, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का बदलना, ठीक है। यार मैंने केमिकल रिएक्शन जब की तो मेरा टेम्परेचर बदल गया, टेम्परेचर कैसे बदलेगा, ऐसे ही तो बदलेगा कि पहले भाई हॉट था, अब क्या हो गया, कोल्ड हो गया। या फिर मैं क्या बोलूंगा, भैया पहले कोल्ड था अब हॉट हो गया। तो अगर इस तरीके की कंडीशन आ रही है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि हाँ यार देखो कि केमिकल रिएक्शन हुआ तभी तो उसने अपनी प्रॉपर्टी बदली, वरना ऐसे तो बदलता ही नहीं ये चीजें। तो और यार ऐसी कैसी क्या क्या चीजें जो मतलब क्या कहते हैं कि पहले तो ठंडा होता है बाद में गर्म हो जाता है। तो सबसे पहले ये वाला चीज समझने की कोशिश करते हैं। तुमने कभी भी चूना नाम सुना है, चूना जो बेसिकली यूज किया जाता है, तो जो तुम्हारा चूना पत्थर होता है उसको दूसरे नाम से बोला जाता है लाइम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइम बोलते हैं। या फिर दूसरे नाम से एक और चीज बोला जाता है, उसको बोलते हैं क्विक लाइम भी बोल देते हैं। लेकिन अगर आपको एक केमिकल नेम बोलना है उसका, तो आप क्या बोलोगे, कैल्शियम ऑक्साइड बोलोगे। पहले बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो भैया चूने पत्थर को मैं लाइम भी बोल सकता हूँ, क्विक लाइम भी बोल सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे को एज अ कंपाउंड नेम बोलना है तो मैं उसको क्या बोलूंगा, कैल्शियम ऑक्साइड नाम दूंगा। ये है। अब अगर मान लो कि मैंने चूने पत्थर को आपका मतलब क्या कहते हैं पानी में डाला, तो वो क्या हो जाएगा, चूना वाले पानी हो जाएगा, या फिर क्या बोल दोगे, पानी वाला चूना हो जाएगा। तो जब उस समय जो होता है, उस समय उस कंडीशन में उसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। उस समय हम लोग उसको क्विक लाइम नहीं होता, स्लेक मतलब क्या होता है, मटमैला, है ना, स्लेक लचीला लचीला सा ऐसा। तो उस समय हम लोग उस समय चूने वाले पानी को क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। समझ में आ रहा है? या फिर हम लोग इसको दूसरे नाम से क्या बोल सकते हैं, अगर स्लेक्ड लाइम नहीं बोलना तो हम इसको बोल सकते हैं लाइम वाटर भी बोल सकते हैं। इतना याद रख लेना, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लाइम वाटर भी बोल सकते हैं। यहाँ देखो स्लेक्ड लाइम है या फिर लाइम वाटर हो रखा है। लेकिन अगर इसका केमिकल नेम बोलना है, केमिकल कंपाउंड नेम बोलना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। समझ में आ गया? तो अभी तुमको बाद में बताएंगे क्या चीज क्या नहीं होता है। ठीक, चलो हम इतना समझ में आ गया। तो भैया इसका मतलब क्या है, ये बताना क्या चाहते थे। तो देखो सिस्टम ये हो रखा है
कि जब भी आप कोई क्लाइम को चूने पत्थर को अगर आप पानी में डालोगे तो जो आपका स्लेट लाइम बनेगा, चूना वाला पानी जो बनेगा, तो आप ये देखोगे कि जो चूने के अंदर जितनी भी गर्मी थी ना वो बाहर निकालेगा। जब वो बाहर निकालेगा तो आसपास का जितना भी टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर में आपको राइज देखने को मिलेगा। मतलब एक बढ़ा हुआ टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि आपको एक हॉटनेस आपको देखने को मिलेगी। तो जैसे आप इसको देखो, है ना, तो जो आपका चूना वाला जो पत्थर होता है उसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। उसका फॉर्मूला होता है CaO होता है। Ca मतलब कैल्शियम, O मतलब ऑक्सीजन, मतलब कि क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। बेसिकली क्या, कैल्शियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे ऑक्साइड हुआ होगा, है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे बर्न हुआ होगा, तब जाके एक बना है चूना। चूना मतलब पाउडर बना होगा, फिर धीरे 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 कंडेंस करके कोई पत्थर का फॉर्म ले लिया होगा। और बाद में जब हमने फिर से उसमें पानी डाला तो पानी डालने के बाद ये आपका CaOH का होल ट्वाइस बना दिया, जो कि आपका क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसको दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम बोल दिया ये। और जब हमने मतलब क्या कहते हैं इसको चेक किया तो हमें पता चला अबे यार ये तो बहुत गर्म है, ये तो बहुत गर्म है। तो बेसिकली क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड की जो उसकी इनबिल्ट जो गर्मी थी, अंदर की जो गर्मी थी, उसने उसको लिबरेट किया, अंदर उसने उस चीज को निकाला, तभी आसपास का जो वातावरण था वो कैसा हो गया, गर्म हो गया। देखो टेम्परेचर 32.1 डिग्री हो रखा है। जैसे ही मैं इसमें कैल्शियम ऑक्साइड देखो इतना कम डाला, ठीक है, जब मैंने कम डाला तो बबल गैस निकलना स्टार्ट हो गई, है ना। तो बबल गैस निकल रही है तो ये तुम्हारी बेसिकली इसमें CO2 गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, CO2। इस चीज को याद रख लेना। अगर तो ऐसे तुमसे पूछ ले कि यार भाई मैंने कोई क्लाइम को अगर मान लो स्लेग लाइम में कन्वर्ट किया तो उसमें कौन सी गैस निकली, तो तुम बोलोगे भैया उसमें CO2 गैस निकली थी ये। और अगर आप उस समय उसको टच करने की कोशिश करोगे तो देखो टेम्परेचर 42, 41, और फिर इसके बाद क्या बताने लगा, हाई टेम्परेचर कैसा हो रखा है, हाई हो रखा है ना। तो ये है आपका स्लेग्ड लाइम। इसको क्या बोलोगे आप, इसको बोलोगे भैया आपका स्लेग्ड लाइम हो रखा है। और ये जो आप ऊपर वाला पानी देख रहे हो ना, ये पानी होता है आपका लाइम वाटर, या फिर हम लोग क्या बोल देते हैं, लाइम वाटर या फिर स्लेक्ड लाइम वाटर, बात बराबर ही हो रखी है। तो जब भी कभी भी टेम्परेचर बढ़ जाता है ना तो हम लोग उसको बोलते हैं यार जो इस तरीके की जो रिएक्शन हुई है वो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई है। थर्मल ये जो वर्ड है ये सब आपके मतलब क्या कहते हैं, हीट को दर्शाते हैं। और एक्सो मतलब होता है निकलना। तो जब कभी भी हीट निकलती है तो आसपास का वातावरण गर्म करती है, तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ उसने गर्मी निकाली, प्रोड्यूस की, उसने क्या की, हीट प्रोड्यूस की। तो अभी जैसे इसको देखो, ये क्या है तुम्हारा, देखना है इसमें ज्यादा क्वांटिटी में कैल्शियम ऑक्साइड लिया है ना। तो ये देखो कितना इस तरीके से तुम्हारा मतलब बर्न कर रहा है ना, जल रहा है। हाथ डालोगे जल जाएगा तुम्हारा। तो ये कैसी रिएक्शन हो रखी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रखी है। वेरी गुड भैया, समझ में आ गया मेरे को एक्सोथर्मिक रिएक्शन। भैया मतलब कि अगर हॉट से कोल्ड हो रहा है तब क्या होगा, तो भैया इस कंडीशन में बोला जाता है आपका इंडोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है इस तरीके की रिएक्शन को, हम लोग बोलते हैं इंडोथर्मिक, कि भैया उसने आसपास की गर्मी को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे मान लो कि मैं एसी की बात करता हूँ, एसी रूम को ठंडा कैसे कर लेता है, एसी में एक वेंट पाइप होता है, वो वेंट पाइप क्या करता है, तुम्हारे रूम की गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर एब्जॉर्ब किया तो वो खुद गर्म होना चाहिए, तो वो क्या करता है, अपनी हीट को पहुंचा देता है, अपने एग्जॉस्ट फैन के पास पहुंचा देता है। तभी तुम कभी भी एसी चल रही हो और फैन के पास हाथ लगाना, तुमको गरम 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 हवा नजर आएगी उस जगह। तो बेसिकली क्या है, उसने गर्मी कहीं से सोखी और जहां से गर्मी ले ली वो चीज जगह ठंडी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो मतलब कि वहां के हिसाब से क्या रहेगा तुम्हारा, वो तुम्हारे एक एंडोथर्मिक रीजन हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। तो भाई केमिकल रिएक्शन के हिसाब से मेरे को बताओ, ऐसे समझाओ। तो देखो एक तुम्हारा होता है प्रोडक्ट कंपाउंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बैरियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लो इसके साथ अगर मैं अमोनियम क्लोराइड मिला देता हूं, ठीक है, तो जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनता है वो बनता है तुम्हारा बैरियम क्लोराइड, और बनता है तुम्हारा अमोनिया, और बनता है वाटर। समझ रहे हो। और जब ये रिएक्शन होती है तो ये इतना ज्यादा टेम्परेचर फॉल हो जाता है कि जो इसके अंदर का जो वाटर है ना वो तक भी लिटरली जम जाता है। क्या हो जाता है, वो तुम्हारा जम जाता है, आसपास का जो टेम्परेचर है वो भी तुम्हारा जम जाता है। तो हम लोग बोलते थे कि हाँ यार ये ऐसी रिएक्शन कैसी तुम्हारी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रखी है। तो जैसे इसको देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये है बैरियम हाइड्रोक्साइड, ये है वाटर, है ना। बैरियम हाइड्रोक्साइड में मतलब वाटर मिल रखा है। तो देखो पहले हमने क्या किया, ब्लॉक में पानी डाल दिया, है ना, कि अगर जमेगा तो ये भी जम जाना चाहिए। तो इसमें करने की कोशिश क्यों गई, है ना। तो देखो बैरियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड मिलाया, स्टर करेंगे और देखो उसके ऊपर डाल दिया, है ना, उसी ब्लॉक के ऊपर क्या कर देंगे, रख देंगे। तो इसके रखने से फायदा क्या होगा, तो देखो बीकर के अंदर भी तो वाटर प्रोड्यूस हो रहा है,
तो अगर वो वाटर जम रहा है क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस मतलब क्योंकि भैया मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रखा था, उससे कम हो गया, तो भैया बीकर में भी तो वाटर, बीकर के जस्ट नीचे भी तो वाटर था, ब्लॉक में भी था, तो उधर भी तो 0 डिग्री के कम हो गया होगा, तो वो भी जम गया होगा। तो ये आपस में क्या हो गया, चिपक गए। तो हमको क्या बता रहे कि देखो इतना टेम्परेचर कम हो रखा है कि आसपास के रीजन को भी इसने क्या कर दिया, एकदम ठंडा कर दिया। तो ये तुम्हारा एक एग्जांपल है एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का। तो इसको प्लीज याद रख लेना, या भले चाहे वर्ड इक्वेशन में याद रख लेना। वर्ड इक्वेशन में कैसे लिखोगे भैया, बैरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। फिर उसके बाद कैसे लिखोगे कि भैया आपका क्या बना, बैरियम क्लोराइड, आपका फिर अमोनिया, ठीक है, और फिर आपका वाटर। अच्छा देखो, अगर इक्वेशन बहुत बड़ी बन रही है तब आप नीचे लिख लो, लेकिन ये प्रोफेशनल वे नहीं होता। आप कंप्लीट करो कि आपकी पूरी की पूरी इक्वेशन आपके पूरे एक लाइन में आ जाए, ताकि आप उसके नीचे लिख सको, है ना, कि आपकी कैसी इक्वेशन है कैसी इक्वेशन नहीं है ये। लेकिन एक चीज याद रख लेना, जब भी हीट इवॉल्व होती है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तब हम लोग प्रोडक्ट के टाइम में, मतलब जैसे मान लो कि एक रिएक्टेंट ए था, एक रिएक्टेंट बी था, और जब तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि प्रोडक्ट बना, मान लो कि बीए बना प्रोडक्ट, तो जो बीए बना अगर हीट निकलती है तो फिर हम लोग यहाँ हीट लिखते हैं। तो इस तरीके की रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आ गया। और अगर मान लो कि हीट एब्जॉर्ब होती है, ठंडक होती है, तो हम लोग इसी हीट को हम लोग क्या करते हैं, रिएक्टेंट साइड में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट साइड में लिख देते हैं। तो हम ये बताते हैं कि देखो उसने पूरी की पूरी हीट क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ले, तब हम लोग बोलते हैं कि हाँ यार ये तुम्हारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो केमिकल इक्वेशन में डेल्टा का साइन क्या होता है, अपर साइन क्या होता है, लोअर साइन क्या होता है, ये हम लोग कल भी अच्छे से पढ़ेंगे। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, जब मैं तुम्हारी क्लास ले रहा हूँ ना, तो तुम्हें लगेगा कि यार अगले दिन यार ये तो पढ़ ही रखा है, ये तो पढ़ ही रखा है, ये तो पढ़ ही रखा है। लेकिन मोटिवेशन बना के रखना, क्योंकि तुम्हारे क्लास 10th में रिवीजन और प्रैक्टिस यही मेन है। अगर तुमने ये छोड़ दिया ना कि यार नहीं ये तो मैंने पढ़ रखा है, अरे हटा उसको रहने दो, लिटरली बता रहे एग्जाम टाइम में कंफ्यूज होकर नंबर कम आ जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग और कान खोल कर रखना। तो पहले मेरे को बताओ ये चौथा वाला मेथड कि भैया पहले गैस, दूसरा प्रेसिपिटेट, तीसरा आपका मतलब क्या कहते हैं कि ये वाला हो गया, आपका कलर चेंज हो गया, और चौथा आपने मेरे को बता दिया कि आपका टेम्परेचर चेंज हो गया। ठीक है, तो अच्छा मुझे कोई गेस करके बता सकता है कि यार लास्ट वाला क्या हो सकता है, लास्ट वाला क्या हो सकता है, लास्ट वाला क्योंकि हाँ हो गया भैया, कलर चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया लास्ट। शेप, हाँ शेप, शेप, वेरी गुड, है ना। लेकिन देखो जरूरी नहीं है कि शेप अगर चेंज हो रही हो तो वो तुम्हारा केमिकल रिएक्शन ही हो। जब तुम्हें चैप्टर सेकंड में बताऊंगा ना व्हाट इज केमिकल चेंज, व्हाट इज फिजिकल चेंज, तो तब तुम्हें अच्छे से और समझ में आएगा। जैसे मान लो कि मैंने कैंडल लिया, कैंडल को अभी इस केस में देखो, जैसे मान लो कि मैंने कैंडल लिया, इस कैंडल को मैंने बर्न किया, मैं क्या करता हूँ इसको बर्न करता हूँ, ठीक है, ये बर्न किया तो ये बर्न हो रहा है। मेरे को समझ में आ गया कि हाँ भैया ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है जिसमें आपका मतलब क्या कहते हैं कि आपका CO2 निकल रही है, वाटर निकल रहा है ना। और CO2 क्यों निकल रही है, क्योंकि भैया मुझे आगे चल के पता चलेगा कि भैया जो आपकी कैंडल होती है, जो वैक्स होती है, ये आपकी किससे बनी होती है, हाइड्रोकार्बन से बनी होती है। मतलब हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपके 42 और आपके कार्बन कितने, आपके 20, जरूरी नहीं इतने ही हो, और भी हो सकते हैं, जैसे कितने आपके C40 और आपके H82। तो अगर मान लो कि अगर मैं इसको डिकम्पोज करता हूँ, हीट देता हूँ, जो कि मतलब ऐसे लिखना चाहिए C20 H42, अगर मान लो कि मैं इसको हीट देता हूं तो भाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है ना, ऑक्सीजन है यहाँ, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सी के साथ ऑक्सीजन जाए तो क्या बनेगा, या तो कार्बन मोनोऑक्साइड या तो कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर टेम्परेचर मतलब आसपास के एरिया में ऑक्सीजन अच्छी खासी है तो CO2 बन गया, और हाइड्रोजन के साथ अगर ऑक्सीजन जाएगा तो क्या बना देगा भैया, वाटर बना देगा। तभी तो तुमने देखा कि भैया आपका CO2 बन रहा है और आपका क्या बन रहा है, ऑक्सीजन, मतलब कि आपका वाटर बन रहा है, ये चीज है ना। तो ये हमें समझ में आ गया कि देखो भैया प्रोडक्ट बन रहा है ना, क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन अगर मैं मान लो कि इसी चीज को अभी, ठीक है, अगर मान लो कि इसी चीज को मैं अभी इसको क्या करता हूँ, ये कर दिया मैंने, ये आपका क्या हो गया, ओ माय गॉड, ये प्ले नहीं हो रहा, ठीक है। अभी अगर जैसे मान लो कि मैं तुमको इसमें जनरली ये बताना चाह रहा था कि कैंडल को अगर मैं इसमें डाल दूं, है ना, इसमें क्या डाल दूं, ये पैन में डाल दूं, तो पैन में डालने के बाद क्या होगा, ये पिघल जाएगा ना, पिघल जाएगा जनरली। तो अगर मान लो कि ये पिघल रहा है तो क्या उसका प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, क्या प्रोडक्ट तो चेंज नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट तो वही है जो रिएक्टेंट में भी था। तब उस केस में आपका मतलब क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन थोड़ी नहीं हो रही है,
तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि भैया आपका बर्निंग ऑफ वैक्स, जब आपकी वैक्स बर्न होती है तब आपका मतलब क्या कहते हैं केमिकल चेंज होता है, लेकिन जब आपका मतलब क्या कहते हैं मेल्टिंग हो रही होती है तब आपका मतलब क्या कहते हैं कि एक तरीके से बोला जाता है आपका फिजिकल चेंज हो रहा होता है। तो पहले मेरे को बताओ तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में कैसे अंडरस्टूड हो सकते हैं। या केमिकल चेंज वो जिसमें प्रोडक्ट एकदम नया बन रहा है रिएक्टेंट से और वो तुम्हारा इनकन्वर्टिबल है, मतलब कि वो दोबारा कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो पहले मेरे को बताओ तुम्हें समझ में आ गया? हाँ आ गया, ठीक, वेरी गुड। अब आ जाओ क्वेश्चन की तरफ।